हेलो, सभी को नमस्ते। आप सबके साथ या जनरली जहां भी ये जरूरत पड़ती है ब्लड डोनेशन की, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्या जरूरत है, उसको कैसे फुलफिल कराएं। सबसे पहले तो पेशेंट के जो साथ अटेंडर है, क्योंकि पेशेंट तो बैठते हैं, अटेंडेंट से क्या क्या जानकारी लेनी चाहिए, कैसे उस चीज को आगे आप तक आए उससे पहले हमको क्या क्या चीजें जानकारी नोटिस में होनी चाहिए कि वो पूरा प्रोसीजर कैसे क्या होगा, क्या जरूरत है, उससे क्या क्या डिटेल लेनी है, उसको प्रॉब्लम क्या है, कितनी अर्जेंसी है, सारी चीजें जो जनरली फेस की जाती है। क्योंकि ब्लड बैंक में गए थे, बोले ये चीज नहीं है, वो करवा के लाओ, ये करवा के लाओ, वो सब चीजें अगर पहले से जानकारी हो तो शायद जो प्रॉब्लम आती है वो 80-90% तक कम हो जाएगी। तो ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि सर हमको क्या क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, क्या उससे पूछना चाहिए, सारी जो जानकारी होनी चाहिए वो हमारे कार्यकर्ताओं के पास हो, ताकि हम उस पेशेंट की, उस परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए। थैंक यू रोमेश जी। एक्चुअली कई सारी समस्या ये भी होती है, हमें पता नहीं होता कि एसडीपी डोनेशन क्या है, आरडीपी डोनेशन क्या है, और ये कब कब होना है। तो साथ में रोमेश जी के साथ कुछ बिंदु में और जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर साहब के लिए कि एक एक बिंदु और तरीके से कि आप जो फॉर्म पे लिखकर देते हैं पेशेंट के लिए, तो वो क्या क्या अलग अलग पार्टिकल्स या क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में यदि सिलसिलेवार तरीके से हमें समझा सकें तो हम सेवा उदय को वापस इन्हीं बिंदुओं को आगे लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि आप ज्यादा ऑथेंटिकेशन के साथ समझा पाएंगे। हो सकता है हमको आधी अधूरी जानकारी हो, हमारी जानकारी को पूरा करें। एक एक चीज फॉर्म के ऊपर, इसमें मैं जहां तक मैंने फॉर्म देखा अंदर ब्लॉक में सारा लिखा होता है, फ्रोजन प्लाज्मा चाहिए, इसको एसडीपी डोनेशन की आवश्यकता है, आरडीपी, थोड़ा एसडीपी आरडीपी इनके बारे में बताएं और कब आवश्यकता पड़ती है डिटेल में, क्योंकि सारे लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं है एक्चुअल में। तो बस बिना किसी देरी के मैं आमंत्रित करूंगा आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सौरभ सर से कि आप हम सब संगठन के लोगों को इसके ऊपर अनुग्रहित करें। डॉक्टर सौरभ सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ, ऑर्गो सर्जन हूँ। तो ब्लड जो हम देखते हैं, जानते हैं, ब्लड एक चीज नहीं होती, ब्लड में काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अलग अलग पेशेंट को, अलग अलग बीमारियों को देखते हुए हमको ट्रांसफ्यूज करने रहते हैं। ब्लड में एक जैसे प्रोडक्ट आता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है। ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि जैसे कहीं भी ट्रॉमा का पेशेंट आया, बहुत सारा खून रह गया, या फिर मेरी बात करें तो मैं ऑन्को सर्जन हूं, मेरी सारी सर्जरीज बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है, तो उसमें ब्लड लॉस होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसी स्थिति में कोई भी पेशेंट है, उसके परिवार वाले इतने, ठीक है, एक दो डोनर हर घर में मिल सकते हैं, पर इतने डोनर्स नहीं मिल सकते कि 3, 4, 5 ब्लड हमको चाहिए तो तुरंत उनकी व्यवस्था हो पाए। और कई बार उनके साथ अटेंडेंट इतने फिट भी नहीं होते कि उनसे ब्लड ले पाए। इसलिए ब्लड डोनेशन के लिए हम प्रमोट करते हैं लोगों को, उनको बोलते हैं आप ब्लड डोनेट करोगे तो किसी की लाइफ बच सकती है। अब रही बात अलग अलग प्रोडक्ट, तो पैक आरबीसी जैसा मैंने बताया, केवल रेड ब्लड सेल, एक जब हम ब्लड देते हैं, किसी भी डोनर का ब्लड देते हैं, उसको अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करके अलग अलग तरीके से हम उसको प्रिजर्व करते हैं। हर कंपोनेंट की अपनी एक एज होती है, जैसे आरबीसी होती है, उसका 35 डेज एज है, 35 डेज तक एक पैक्ड आरबीसी काम कर सकता है, 35 डेज तक हम उसको किसी पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, ऐसे ही प्लेटलेट है, प्लेटलेट में सिंगल डोनर और मल्टी डोनर, जो प्लेटलेट का एसडीपी और आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट हम यूज करते हैं। इनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, देने वाले को नुकसान क्या है। देने वाले से हम अलग अलग कंपोनेंट केवल यदि प्लेटलेट लेते होते हैं तो लेते हैं, वरना होल ब्लड ही एक पेशेंट से हम लेते हैं, एक बार में एक यूनिट एक डोनर से हम लेते हैं, और बाद में उसको प्रोसेस करके उसको डिवीजन करते हैं। तो एक ब्लड से हम पीआरबीसी भी निकालते हैं, उसी से हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी निकालते हैं, और उसी से हम प्लेटलेट भी अलग कर पाते हैं।
एक ब्लड के कंपोनेंट कई पेशेंट को, मल्टीपल पेशेंट को लाभ दे सकते हैं। जरूरत कहाँ किस चीज की है, ये पेशेंट को देख के उसको किस चीज में जरूरत पड़ी है। जैसे किसी पेशेंट को बहुत सारा ब्लड लॉस है तो उसको सब प्रोडक्ट की जरूरत पड़ सकती है। आपने सुना होगा डेंगू जैसे प्लेटलेट लॉस होता है, उसमें पेशेंट को प्लेटलेट की जरूरत पड़ सकती है। कई बार प्रोटीन बहुत कम होते हैं, पेशेंट के शरीर से पेट में पानी भरना, हाथ पैर में पानी भरना, उस स्थिति में हमको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की जरूरत पड़ सकती है। कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, वहां हमको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। डोनर के लिए ब्लड नहीं देना है, बाकी प्रोसेसिंग का काम हमारे ब्लड बैंक में होता है। तो वो जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे हम उसको ट्रांसफर करते हैं। प्लेटलेट, खासकर प्लेटलेट डेंगू या फिर अभी कुछ वायरल डिजीज है उनमें बहुत कम हो जाती है, या फिर हम कीमोथेरेपी जो देते हैं उसमें प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है, तो फिर उसमें हमको एसडीपी आरडीपी की जरूरत पड़ती है। ये एक ही यूनिट का जो एक यूनिट ब्लड किसी डोनर से लेते हैं उसके अलग अलग कंपोनेंट हम लेते हैं, उसमें से हम ब्लड बैंक में प्रोसेस करके आरबीसी अलग निकाल ली, इसी में से एफएफटी अलग निकाल लिया, प्लेटलेट की जरूरत प्लेटलेट अलग निकाल लिया, या फिर कभी प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे अभी कोरोना में पड़ी। हाँ कोरोना में पड़ती है, डेंगू में पड़ती रहती है, कभी कभी कीमोथेरेपी होती है उस पेशेंट में पड़ती रहती है, कभी वायरल डिजीज में पड़ती है जिसमें केवल प्लेटलेट कम हो जाती है। तो फिर हम केवल पेशेंट से प्लेटलेट भी और किसी डोनर से प्लेटलेट भी खाली निकाल सकते हैं, उसमें से फिर हम आरबीसी और ताकि हम ज्यादा कंसंट्रेशन में ज्यादा मात्रा में प्लेटलेट ले सकते हैं। तो सर इसमें आरडीपी और एसडीपी का फर्क क्या है? आरडीपी और एसडीपी प्रोसेसिंग का फर्क है, वो आपको ज्यादा समझा पाएंगे क्योंकि ब्लड बैंक में इसको कैसे प्रोसेस करते हैं वो सारा आपको बताता है। ठीक है, इन कंपोनेंट्स के अपने अपने काम होते हैं। प्लेटलेट थक्का जमाने में काम करती है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में थक्का जमाने वाले कारक और प्रोटीन दोनों चीजें होती है, तो वो दोनों जगह हेल्प करता है। कई बार बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, 2 से ज्यादा पीआरबीसी की पेशेंट को देनी पड़ रही, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस है, तो तीनों कंपोनेंट हमको देने पड़ते हैं ताकि एक तीनों ब्लड में मात्राएं बराबर है। अब रही बात आपके पास डोनर है, तो डोनर को कैसे स्क्रीन करते हैं, क्या उसका ब्लड लेवल होना चाहिए, सब जानकारी आपको देंगे। एक डोनर 3 महीने में एक बार 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकता है। उसका फिटनेस लेवल हमेशा डोनेशन से पहले चेक होता है, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझसे ब्लड लिया गया तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये भ्रांतियां ज्यादा है। हाँ, तो जब कोई डोनर फिट होता है तभी उससे ब्लड लिया जाता है, अन्यथा हम ब्लड का नहीं देते। मैं पिछले करीब 10-12 साल से ब्लड प्रेशर की गोली लेता हूँ, एपिनोल और 50 के बावजूद भी मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। तो जनरली आरएनटी वाले मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा तो ब्लड प्रेशर से ब्लड डोनेशन का रिलेशन नहीं है, जब तक आप फिट है। मैंने कोविड में प्लाज्मा डोनेट हाँ। किया, तब मेरा बीपी 140-50 से ज्यादा था, तो भी उन्होंने कहा थोड़ी देर बैठो, फिर 40 के आसपास आया था, उन्होंने मैसेज ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं, हैंडल कर लेंगे। तो यदि आपका कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो कंट्रोल्ड वे में डायबिटीज है, तो उसमें डोनेशन का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। मैं ब्लड प्रेशर पेशेंट हूँ, पिछले 10-12 साल से गोली ले रहा हूँ, एपिनोल और 50। जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं कि ब्लड डोनेट आपका नहीं लेंगे, गोली चल रही है इसलिए। ब्लड प्रेशर मेंटेन है तो भी, जबकि इस कंडीशन में मैंने प्लाज्मा भी डोनेट किया है, फिर भी कुछ मना करते हैं, तो क्या रीजन है सर? देखिए, ऐसा ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, डायबिटीज होना, ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ब्लड डोनेशन के। जब तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, जब तक आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है और आप फिट है, तो आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हो, उसमें सबसे बड़ी बात है। क्या करना चाहिए या नहीं करना? बीपी पेशेंट बीपी पेशेंट को हाई हो जाए लो,
ब्लड प्रेशर हाई और लो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाई ब्लड प्रेशर टैबलेट से कंट्रोल हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर के कई कारण होते हैं, कई बार डिहाइड्रेशन में होते हैं, कई बार उनको खुद को एनीमिया या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लो ब्लड प्रेशर जो चीज बोलते हैं वो एक तरह से अनफिटनेस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो उनको प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ब्लड यदि देना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर किस कारण से पहले उसको हमको जानना जरूरी है। व्हाट अबाउट थायराइड? थायराइड दोनों तरह, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड, यदि आपका कंट्रोल में है, अपनी नॉर्मल थायराइड स्टेटस में आप तो नहीं सकते। कोई भी बीमारी जहाँ आप कंट्रोल स्टेटस में है, क्योंकि ये सब जो बीमारियां, थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, तो हो गया, ये सब क्रॉनिक बीमारियां हैं, ये ऐसी हमेशा बनी रहेंगी। तो वहाँ हमारा पर्पज उस बीमारी को कंट्रोल में रखने का होता है, न कि उसको पूरी तरह ठीक करने का, क्योंकि वो पूरी तरह ठीक नहीं होगा। मेरी वाइफ ने डोनेट किया था, तो उसको थायराइड पेशेंट है, उनको वापस ब्लड बैंक से फोन आएगा कि आप नेक्स्ट टाइम डोनेशन नहीं करें, जबकि मेरी वाइफ ऑन रिकॉर्ड वो नॉर्मल है, टेबलेट ले रही है और वो रेंज के अंदर है। कई बार थायराइड पेशेंट में एंटीबॉडीज होती है, एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज होती है, वो स्क्रीन करके भी ब्लड बैंक में स्क्रीन करते हैं, हमको लगता है ऐसा, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है कि हाइपोथायराइड पेशेंट है, हाइपरथायराइड पेशेंट है, उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए या वो डोनेट नहीं करना। थायराइड के यहाँ तक रेंज है तो वो दे सकता है। थायराइड का नॉर्मल जो है, 25 गोली चल रही है, 50 चल रही है, 150 तक। थायराइड एक हार्मोन, उसका नॉर्मल लेवल होता है 0.5 से 5 तक नॉर्मल रेंज में आता है। हार्मोन यदि बॉडी में कम है तो उस हिसाब से उसकी गोली की जाती है। बहुत थोड़ा सा कमी है तो 25 माइक्रोग्राम, ज्यादा कमी है, किसी किसी का जैसे ऑपरेशन करते हैं थायराइड पूरा निकाले तो 150 माइक्रोग्राम, मतलब 25 से 50 के बीच में अगर गोली ले रहा है सामने वाला बंदा, सर उससे फर्क नहीं नहीं। है। थायराइड हार्मोन उसका ही पेशेंट में कैसा है, ओके। क्योंकि अनकंट्रोल थायराइड होगा तो पेशेंट को जो डोनर है उसको भी नुकसान होगा। तो ये ब्लड डोनेट करते हैं उसके बाद थायराइड का टेस्ट थोड़ी करते हैं, ब्लड का कि थायराइड है। वो जनरली एक फॉर्म आता है, फॉर्म में इसका इसका जिस समय डोनर आया है उस समय कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका थायराइड लेवल कैसा है? जनरली अपन थायराइड क्या लेवल ऐसा कुछ चेक करते हैं उस समय? नहीं होता। थायराइड लेवल के लिए जनरली चेक नहीं करते, वीकेंड पेशेंट से एक्चुअली मैं सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें क्या होता है सर कि जो क्वेश्चन है वो कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन रहता है तो हम लोग डोनर फॉर्म भरवाते हैं, उसमें क्या होता है कि उसको अपनी ईमानदारी से सारी चीज बतानी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उस टाइप की कंडीशन कैसी है। मतलब दान, रक्त दान है, अपन मंदिर में भी जाते हैं दान चढ़ाते हैं तो भगवान नहीं कहता कि आप उधार लेके दान करो, मतलब आप अगर फिट नहीं हो तो आप मत करो। अपन ये जो छोटी छोटी चीजों के लिए पूछ रहे हैं बहुत जरूरी है अपनी जानकारी, लेकिन इसके अलावा भी अपने पास थायराइड के पेशेंट कितने कम है, बीपी के पेशेंट कितने कम है, और बीपी और थायराइड ये कि एज के बाद जनरली ज्यादा बेहतर है। अपन यूथ को ज्यादा सर ये जानकारी इसलिए ले रहे हैं, कई बार क्या होता है ना, जब डोनर हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट टाइम क्या होता है ना कि हमारे जो डोनर्स होते हैं वो आगे पहले हमसे ये सवाल करते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं दे सकता हूँ कि नहीं। तो सर इसीलिए ये जो सेमिनार अपन अब जो मुकेश सर और आप लोगों ने जो पहल की है, इसी बेस पे अपन जो समाज के लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो चीजें अपन इसी बेस में दूर करना चाहेंगे, ताकि एक रोज थोड़े थोड़े, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन फॉर्म लाया हूँ जो हम डोनर फॉर्म जो अपन भरते हैं, मैं सबको दूंगा, जिसको जो दिक्कत उससे संबंधित आती है उस टाइप पे। तो जनरल क्राइटेरिया तो रहता ही रहता है, जो अपना WHO ने बना रखे हैं, क्योंकि ब्लड बैंकिंग जो चलती है ड्रग एनफोर्समेंट एक्ट के तहत होती है। तो जो साइंस में जो चीजें पैमाने बना रखे हैं तो उसी के अंतर्गत वो प्रदर्शित कर सकता है। वो चीजें वो आपके सारे डाउट्स उनके डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। सॉरी डॉक्टर साहब, प्लीज जब सवाल चलते हैं तो सवालों में सवाल एक बार अपना एक बार क्वेश्चन जो होगा उसको डॉक्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग। एक बार हम लोग फॉर्म आपको फॉर्म दे देते हैं अकॉर्डिंग जी। ये रक्तदाता का चयन एवं पंजीकरण कौन है, मतलब कौन रक्तदान कर, जैसे कोई भी रक्तदान करने आता है तो उस टाइम पे ये फॉर्म भराया जाता है। जो रक्तदान होता है ये दो तरह का होता है, मोनेटरी और एक रिप्लेसमेंट। ब्लड का क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है, खाली ह्यूमन बॉडी इज द ओनली सोर्स जिससे अपन एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।
एंड आई थिंक रक्तदान से बड़ा शायद कोई दुनिया में दान है ही नहीं। अभी आप किसी को ब्लड की जरूरत हो उसको तो यार 1 लाख रुपए लेना मैं तो जैसे दे सकता हूँ, ब्लड नहीं दे सकता हूँ, तो शायद वो उसका लाख रुपए काम लेगा, ब्लड ही काम है। और जिसने दान किया है उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स है वो आपको आगे बताते हैं। तो ब्लड जो डोनेशन होता है 2 तरह से होता है, रिप्लेसमेंट मतलब जब आपको चाहिए तो नियम ये है क्योंकि ब्लड का आपको सोर्स नहीं है, 1 मिनट चाहिए तो 1 मिनट रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा और बदले में आपको ब्लड मिलेगा। और वॉलंटरी जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो कोई भी ब्लड बैंक है तो वो आपको 6 महीने का एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कार्ड देता है। सब तो हो गया, तो प्लीज डॉक्टर साहब आप बैठिए। थैंक यू वेरी मच। वॉलंटरी डोनेशन जब रहता है तो उसमें ये रहता है कि हम लोग कोई भी ब्लड बैंक होगा अगर वो नहीं देता है तो ये रक्तदाता का हक है कि वो उनसे मांगने का, अगर वॉलंटरी दे रहा है तो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कार्ड मिलता है, वो 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। तो अपने को उसमें क्या होता है 6 महीने में कभी भी अपने को नियर एंड ईयर अपने फ्रेंड किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर रिप्लेसमेंट नहीं देना पड़ता, तो अपने पास कार्ड है तो उसको अपन अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानकारी चाहूंगा कि आप लोग बताएं कि ब्लड किस किस परिस्थितियों में जरूरत ब्लड की पड़ती है। एक्सीडेंटल केस हो गया, हाँ। ऑपरेशन हो गया, हीमोग्लोबिन कम होने पे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या क्रिटिकल इलनेस आती है ना, जैसे जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, एनीमिक है, उन केसेस में रहती है तो उनमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ जाती है। इसके बाद आता है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक इतनी बड़ी बीमारी है जिसका कोई आज तक कुछ शायद मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब को उपचार ही नहीं है, और हिंदुस्तान में करीब 10,000 थैलीसीमिया पेशेंट जन्म लेते हैं जो सिर्फ इन रक्तदाताओं के ऊपर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं जितनी भी उनकी लाइफ है, और उसमें अपने को हर 10 से 15 दिन में उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो उन लोगों को इसीलिए हर ब्लड बैंक थैलीसीमिया पेशेंट को निःशुल्क ब्लड देता है। ब्लड कभी बिकता नहीं है, ब्लड हमेशा रिप्लेस होता है। जो चार्जेस लिए जाते हैं वो चार्जेस टेस्टिंग चार्ज होते हैं। जब आप ब्लड देते हैं वो अनटेस्टेड ब्लड होता है, उसके तीनों HHH टेस्ट होता है, HIV, HBsAg और SCV, ये तीनों टेस्ट होते हैं, VDRL होता है और मलेरिया होता है। ये जरूरी जांच है जो WHO ने मैंडेटरी कर रखी है, वो जांचें करके ही अपन उसका चार्जेस को लेते हैं। ये जांचें जो अपन करवाते हैं अगर बाजार में आप करवाएंगे तो इसका करीब 2 से 2,500 रुपये टेस्ट है, और गवर्नमेंट ने इसके जो चार्जेस है वो फिक्स कर रखे हैं। जैसे PRBC होती है, जो फ्रैक्चर होता है या होल ब्लड होता है उसके 1250 रुपये है, 1250 रुपये और एंड दैट इज टेस्टिंग चार्ज। दैट इज नॉट, लोग आगे पूछते ब्लड कितने का है, भैया ब्लड है ही नहीं, दूध की डेयरी नहीं है कि ब्लड दिया 50 रुपए की थैली है, 100 रुपए की थैली, इट्स नॉट लाइक दैट। ब्लड नहीं दिखता है, ब्लड रिप्लेस होता है और उसके टेस्टिंग चार्ज के चार्जेस लिए जाते हैं, ब्लड के कभी पैसे नहीं लिए जाते। इसके बाद सर अब जैसे ये जो ब्लड आपने दिया है ये अलग अलग रहता है, जैसे सर ने आपको बताया प्लेटलेट अलग होता है, RDP। अब RDP प्लेटलेट की करते होते जब बॉडी में बहुत ज्यादा प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है उस टाइम प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। एक होता है RDP जो होता है जो अपना रूटीन ब्लड डोनेशन होते हैं उसमें से प्लेटलेट अलग निकाले जाते हैं, लेकिन RDP बहुत ज्यादा नहीं निकाल के रख सकते क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 5 दिन होती है। आज जो निकाला है कल उसकी वैल्यू उससे थोड़ी कम होगी, सेकंड डे कम होगी, 5वें दिन तक बहुत कम हो जाएगी, और एक RDP से सिर्फ आपका 3 से 4,000 काउंट बढ़ते हैं। अब ज्यादा जब प्लेटलेट काउंट गिर जाते हैं 5,000 से नीचे आ जाते हैं तो बॉडी से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। उस केस में डॉक्टर प्रेफर करते हैं SDP, दैट इज सिंगल डोनर प्लेटलेट। RDP में क्या होता है कि RDP रैंडमली किसी भी ग्रुप का चल सकता है और SDP सेम ग्रुप का डोनर ही चाहिए होता है। SDP से एक ही SDP से आपके करीब 8 से 9 50 से 60,000 लोग बढ़ते हैं, उससे पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। SDP डोनेशन करने लोग कम आते हैं क्योंकि उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, घंटे 1.5 घंटे का प्रोसेस है। अब रक्तदाता के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ये SDP कितने टाइम तक चलता है? सर 15 दिन बाद आप वापस रिपीट करवा सकता है। जैसे ब्लड डोनेशन अपना 3 महीने बाद है तो SDP सर मैं आज तक मैं उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेशनल कह रहा हूँ, मैं आज तक 63 टाइम ब्लड दे चुका हूँ, 58 टाइम तो मैंने ब्लड दिया है और 5 बार मैं खुद SDP कर चुका हूँ। इसकी उम्र है 18 से 65 साल, लेकिन अब हमारी एज भी बढ़ रही है, मैं 60 में हूँ तो अब मैं SDP पे आ गया क्योंकि SDP आप 15 दिन में कर सकता हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है। और किसी भी डोनेशन से किसी भी डोनर को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। उस संबंध में किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको सकते कोई नुकसान नहीं है।
आपका अगर मोटापा है तो मोटापा आपका कम होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आदमी ओवरऑल फिट रहता है, आपका नया ब्लड बनता है। आपका ब्लड की एक साइकिल है, 90 डेज में 45 डेज में अपने आप जो ब्लड सेल्स में डेड हो जाती है, उसके नाम से निकल जाती है। तो अगर वो चीज बेकार जा रही है तो अपनी खुद से मतलब अज्ञानता की वजह से अपन ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, और जो अपने मन में डर है अगर वो डर निकाल दें तो शायद मेरे ख्याल में न तो ये कमियां आएंगी ना। अपने उदयपुर में रोज का करीब 400 यूनिट ब्लड की रिक्वायरमेंट है, और मेरे ख्याल में अगर अपन वॉलंटरी ब्लड डोनेशन देते तो शायद 100 से ज्यादा नहीं होता होगा। और यहाँ पर ये मैं आज तक करीब 700-800 कैंप करवा चुका हूँ ब्लड डोनेशन के। एंड मैं प्राइवेट ब्लड बैंकिंग का फाउंडर हूँ। राजस्थान का, साउथ राजस्थान का सबसे पहला प्राइवेट ब्लड बैंक में लेके आया था सर 2009 में। उसके बाद राजस्थान का तीसरा ब्लड बैंक था, उस टाइम पे खाली होल ब्लड चलते थे, और ये कंपोनेंट्स जो आपके जो प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, टीआरबीसी है, ये सारे पहले खाली होल ब्लड ही चला करता था। अब ये अपने लिए इतना अच्छा हो गया, डॉक्टर्स को ट्रीट करने में बहुत अच्छा हो गया। ब्लड में अगर 4 चीज है तो उनमें से जो पर्टिकुलर चाहिए, जिस टाइम पे जो चाहिए उसी टाइम पे अपन वो दे सकते हैं। अब ये बाकी जो जानकारियां हैं, आपने कहा कि आरडीपी 5 दिन तक चलता है। हाँ सर, वैसे आरडीपी की सेल्फ लाइफ जो है, सेल्फ लाइफ 5 दिन है। एसडीपी की कुछ होती है, एसडीपी सेल्फ उसी टाइम चढ़ा देता हूँ, लाइफ उसकी 5 दिन होती है। ऐसे नहीं डोनेट कर है, क्योंकि सर अपने एसडीपी कब दे रहे हैं जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज है। सकते। अब प्लेटलेट काउंट इतने डाउन हो गए कि पेशेंट की ब्लीडिंग चालू हो गई तो पेशेंट कभी कोलैप्स कर सकता है इस नेट पे, क्योंकि प्लेटलेट बॉडी में ब्लड को बांध के रखता है। मतलब एसडीपी तुरंत निकाल के तुरंत चढ़ाए तो ज्यादा फायदेमंद। वो चढ़ी करती ही तुरंत है, अच्छा कट ऑन डिमांड ही रहती है, ऑन डिमांड ही रहती है। प्रोफाइल के हिसाब से हम डोनर करते कर नहीं पाते। वो उसी टाइप का जरूरत रहती है, और उसमें सेम ग्रुप का डोनर चाहिए होता है। आरडीपी में देखिए अपन एन ग्रुप चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रीजन था सर पूछ रहे थे कि एक बार ब्लड डोनेट कर दिया फिर हमको इंतजार एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद 15 दिन बाद आप आरडीपी डोनेट कर सकते हैं। हाँ, पर हमें फिर वापस ब्लड डोनेट करने के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर एसडीपी अगर इस तरह से 15 दिन की साइकिल में तो हम उस परसेंट देख उस 5 बार यूज कर मुकेश जी रोज तो फोटो डालते हैं, ये तो 15 दिन का हो जाता है। सर, ये तो गड़ हो जाता है मेरा एसडीपी। सर ये जो प्लेटलेट्स का है, प्लेटलेट्स का एक तरह से आप कहते हैं कि सीजनल है, जी जैसे डेंगू सीजन हो गया या ऐसा कुछ। फिर आपके जैसे अपने कैंसर पेशेंट्स में काम आता है, सर्जरीज में कार्डियक पेशेंट होते हैं। एक कार्डियक पेशेंट की जब सर्जरी होती है बाईपास तो उसको 12 यूनिट टोटल चाहिए होते हैं, 4 यूनिट ब्लड के, 4 यूनिट प्लेटलेट के, 4 यूनिट प्लाज्मा के। अब जो प्लाज्मा होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, वो आपका 1 साल तक रख सकते हैं -80 डिग्री पे। प्लाज्मा 1 साल तक रख सकते हैं। ब्लड की लाइफ, टीआरबीसी की लाइफ 35 दिन होती है, प्लेटलेट की लाइफ 5 दिन। थोड़ा विस्तृत जानकारी दे सके, जैसे होल ब्लड किस किस केसेस में काम में आता है, फ्रोजन प्लाज्मा किस सर किस एक्चुअली केसेस में होल काम में आता ब्लड है, मैं बता दूं। होल ब्लड में क्या होता है सर कि 4 चीजें हैं, है ना? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है और प्लाज्मा है। अब क्या होता है कि वो आपका क्लिनिशियन डिसाइड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसको क्या चीज देनी चाहिए। जहाँ तक होता है होल ब्लड अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे एंटीबॉडी से रिएक्शन होने से ज़्यादा लेकिन कई बार क्या होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस है, आपके पास कंपोनेंट नहीं है, ब्लड ऐसे स्थिति में इमरजेंसी सिचुएशन में कई कभी करवा बाकी मोस्ट कॉमनली आरबीसी यूज करता है। तो जैसे बताया प्लेटलेट की कमी है तो प्लेटलेट, और कोऑर्डिनेशन फैक्टर की कमी है, प्रोटीन की कमी है तो स्ट्रेस प्रोटीन का, या बहुत सारा ब्लड आरबीसी के लिए देने हैं तो उसके साथ में हमको जरूरत पड़ती है कि हम प्लेटलेट और प्लेटलेट किस लेवल तक डाउन हो जाता है, कब जरूरत पड़ती है? देखिए जनरली प्लेटलेट हमारी बॉडी में 1.5 लाख से 4 लाख तक होते हैं। 50,000 तक जब तक प्लेटलेट हो गया तब तक कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है कि पेशेंट को प्लेटलेट देना, कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं होता है। 50,000 से कम है और कुछ सर्जरी करना है या फिर 1 लाख से कम है, कोई कार्डियक सर्जरी के पेशेंट जा रहा है तो हम पहले से प्लेटलेट उसको दे देते हैं ताकि वो प्लेटलेट की मात्रा बढ़ा सके। ऐसे ही कोई प्रोसीजर नहीं करना है तो 10,000 ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई और अल्सर वगैरह नहीं है तो 10,000 तक हम इंतजार कर सकते हैं। मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी मैं इंदौर गया था तो वहाँ पर एक
20-22 साल की लड़की थी, उसका डेंगू था, तो प्लेटलेट्स उसकी आ गई थी कुछ 12,000 के आसपास। तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि जब तक 6,000 तक नहीं आती है तब तक हम नहीं रीडिंग करेंगे। चालू नहीं होती है। लेकिन साइमल्टेनियसली उस समय डॉक्टर एक चीज मिस कर रहे थे कि उस लड़की के बारे में कि उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नेक्स्ट डे से स्टार्ट होनी थी। उस समय उसकी हेवी ब्लीडिंग हो जाती, उसके प्लेटलेट्स फर्दर डाउन हो जाते। तो वहाँ पर उनकी मम्मी थी उसी लड़की की, तो उन्होंने बोला कि इसकी ये तकलीफ सामने दिख रही है। तब मैं वहीं पे खड़ा था, तो मैंने हाथों हाथ कह दिया था कि मेरा प्लेटलेट्स ले लीजिए। फिर 2 दिन के अंदर उसका 60,000 आ गया था, शी वाज डिस्चार्ज। लेकिन ये थोड़ी सी जानकारी का अभाव था जिसमें कि थोड़ा रह गया था। प्लेटलेट्स मोस्टली रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। जब तक पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होती या कोई कारण नहीं होता कि उससे ब्लीडिंग होने वाली है, जैसे कोई चोट लग गई है या पेशेंट को जैसे आपने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अल्सर है जो ब्लीड करने वाले हैं, या पेशेंट को सर्जरी मिल गई, तब तक हम 5,000 या 10,000 पेशेंट वेट करते हैं। ये हमको लगता है ऐसा कुछ कारण है। थैंक यू सो मच। सर इसी फॉर्म में अब जब फीमेल डोनर्स का आप जो पूछ रहे हैं, जैसे फीमेल के लिए जनरली फीमेल डोनर्स के लिए भी कुछ क्वेश्चनर्स हैं, जैसे उनके कुछ नेचुरल साइकिल्स वगैरह है। तो ये जो अपना जो फॉर्म है इसके राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे वाले कॉलम में है केवल महिलाओं के लिए, है ना, ये खाली महिलाओं के लिए है। इसके बाद सर एक्सीडेंटल केसेस आते हैं। सर्जरी में आपने देख ही लिया कि कार्डियक सर्जरी में 12 मैं तो बंद ही करवा दी इन्हें। बेटा आवाज आ रही है सबको? बेटा आप लोग अंदर आ जाओ ना। आप लोगों को आपको ज्यादा अनुभव है, किस टाइप के ब्लड की कैटेगरी की ज्यादा रिक्वायरमेंट? सर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सीजनल मतलब डेली के टाइम प्लेटलेट्स की आवश्यकता ज्यादा है। प्लेटलेट्स जनरली सीजनल ज्यादा चलते हैं, बट सब्जेक्ट टू अगेन जैसे कार्डियक सर्जरी है, कैंसर सर्जरीज है, उनमें रेगुलर कुछ एक ब्लड ग्रुप्स रेयर कुछ है। अब जैसे ए बी नेगेटिव दैट इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, 0.7% पॉपुलेशन का ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो हम ये कहते हैं जैसे अपन जो आप लोग जो इतना करते हैं, जैसे स्पेशली सर आपका जन्मा समाज, अभी मैं रियली मतलब मैं सलूट करता हूँ कि मैंने तो देखा इतने कैंप्स आपके साथ किए हैं, तो आपका जो यूथ है रियली हेड्स ऑफ टू देम। सर इतने माइक्रो इंजीनियर्स में माइक्रो इंजीनियर लोग उमड़ते हैं सर, उमड़ते हैं, मतलब लिटरली उमड़ते हैं कि मतलब नहीं मारा लोग में सही है, कई टेस्ट नहीं करना, आप तो लो आप तो लो आप तो लो। हर बार डोनर बच्चा है कैंपू को वही तो सर अब अपने को ये करना है कि अपने को सबसे ज़्यादा बढ़ावा ये देना है कि आप फ्री ब्लड ग्रुप टेस्ट करें। हमारा जहाँ सहयोग चाहिए, जहाँ हम फ्री करके देंगे आपको, आप ग्रुप बनाए। मतलब ब्लड डोनेशन एक अलग कैंप हो गया। अब आप रखो इस तरह से कि खाली रक्त समूह जांच शिविर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और क्योंकि आज के टाइम में भी मेरे ख्याल में उदयपुर की 50% पॉपुलेशन को अपना ब्लड ग्रुप मेरे ख्याल में आपको ब्लड ग्रुप पता है? पता है? वो तो मुकेश सर जैसे आपके साथ अदरवाइज वैसे करवा अब क्या भी जाते हैं, नहीं सर वो तो आप है इसलिए पता है। 90% लोगों को नहीं पता। तो सबसे पहले अपन ऐसा कुछ अभियान चलाएं जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम, और ये कोई कॉस्टिंग नहीं रहती है इससे। मेरे ख्याल में शायद एक ब्लड ग्रुप जो होता है अगर अपने लेवल पे करें तो 3-3.5 रुपए में एक ब्लड ग्रुप। अच्छा आप उसको अपना कार्ड है 3-3.5 रुपए में बस। अब सर जो लैब लगा के बैठा है सब कुछ करेगा तो उसके लिए तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत नॉर्मल सा प्रोसीजर है। और है प्लेट आती है 1 मिनट के अंदर आपको ब्लड ग्रुप वही कर सकते हैं, दे सकते हैं। जितनी देर में ब्लड डोनेशन फॉर्म भरता है उससे कम टाइम में अगर आपके ब्लड डोनेशन में 100 जने आ रहे हैं तो ब्लड ग्रुपिंग कैंप में आपके पास 500 जने हैं। बिल्कुल उसमें हम हमेशा आपके साथ है। जब आपको जो सहयोग चाहिए तो मैक्सिमम जब तक अपने को ग्रुप ही नहीं पता लगेगा। अभी क्या हो रहा है सर, अपन ग्रुप तो करते पता लगा ग्रुप किया, अरे यार 10 तो नेगेटिव आ गए। अब जबकि नेगेटिव ग्रुप अपने को ऑन कॉल रखने चाहिए, रिजर्व डोनर रखना चाहिए, जब जरूरत है तब पढ़ना चाहिए। अब है तो मेरे पास 10 है लेकिन 10 ने भी पिछले कैंप में डोनेट करते जरूरत आज पड़ रही है, क्या करूँगा? तो लाइफ डोनर सही नहीं है अपने पास। वैसे में रेयर ग्रुप वाले भी अपने पास में आते हैं, बोलते हैं कि ये अपने रेयर पास ग्रुप वाले उनको स्पेयर में रखना चाहिए। रेयर ब्लड ग्रुप कम होते हैं, उनकी जरूरत भी कम होती है और उनके डोनर्स भी कम होते हैं। लेकिन जब लेकिन जब जरूरत होती है
आपके पास अगर नेट सर गुड सजेशन, बहुत अच्छा सजेशन। तो सर इसमें सर मुकेश सर मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और टाइम से अरेंज हम हमेशा आपके साथ हैं, ऑलवेज। उस टाइम आप एक ऐसी से डायरेक्टरी बनाएं उस पे आप कुछ करना चालू करें, तो यू कैन डू द टारगेट और कैन गिव द रिलीफ अर्लियर टू द पेशेंट। सर उसके लिए आप डायरेक्टरी बनाएं, जैसे हमारे ये रक्तदाता के बनाए हैं सर कपिल जी, ये लोग भी बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। एंड अब सर ये भी करते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो पाता है क्योंकि कई अननोन डोनर आते हैं तो नेगेटिव ग्रुप डोनेट करके सकते हैं। तो ऐसे एक दो जो संस्थाएं हैं अपने यहाँ पे। अच्छा, इसमें ये नहीं होता, ये मैं से काम नहीं होता है, ब्लड बैंक का काम है, ब्लड डोनेशन का काम है, हम से काम होता है। मैं अकेला अनिल सदैव जानेगा, राकेश मुकेश जनवाली जानेंगे, जब तक सब नहीं जुड़ेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो सर उन सब चीज़ों को अलग करते हुए आप एक ही काम करें। सबसे पहले मेरा सजेशन ये है, सबसे पहले अपन ऐसे आयोजन करें कि जिसमें अपन ब्लड ग्रुप की डायरेक्टरी बनाए, पूरा उदयपुर की डायरेक्टरी। कई क्लब्स ने मेरे को बोला, कईयों ने बोला, मैंने उनको बोला 1,5-2 हज़ार की लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बोल सब जाते हैं, करता कोई नहीं है। इस चीज में मैं चाहूंगा सबसे ज्यादा, ताकि अपनी समस्या कम से कम हो जाए। सर सेवा उदयपुर पहले करा जाए, सेवा उदयपुर की डायरेक्टर सर आप करो आगे। मेरे पास एक महावीर जयंती के उपलक्ष्य में डायरेक्टरी बनी हुई है अशोक नगर और पूरे बेल्ट की जी। उसमें करीब सारे ब्लड ग्रुप वाइज लिस्ट बनी हुई है। तो सर उसी या तो उसी को कंटिन्यू वो करते मैं हैं। आज व्हाट्सएप पे शेयर कर लेता हूं, आपने ग्रुप पे शेयर कर देता पूरी डायरेक्टरी बनी हुई है, उसमें करीब मोस्ट प्रोबेबली 1000-2000 से ज्यादा ही उसमें सारे रेगुलर डोनर हो। सर उदयपुर की मतलब जैसे अशोक नगर और महावीर जयंती जो कलाकार उन्होंने क्या लिस्ट बना दी पूरी, और उसमें एक ऑप्शन लिस्ट बना जिसमें ग्रुप वाइज लिस्ट बनी पूरी, एक पॉजिटिव के साथ सारा नाम लिख के आ गए। अब उसके बाद वो उन्होंने एक वो अपने व्हाट्सएप का भी चल रहा है, एक टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से वो उनको रिमाइंडर मैसेज ज्यादा बताया था, जैसे मेरे जैसे ये अपने उससे रिलेटेड ट्रस्ट है, उससे रेगुलर डोनर उनके भी हर उनको रहेगा रिकॉर्ड सारे, जब भी इनको ब्लड कैंप होता है उस दिन उनको मेरा रिमाइंडर बोला विज्ञान समिति का भी। और सर वो एक ऐसे पोर्टल भी आना चाहिए, है ना, वो खाली विनोद जी के पास है या किसी अनिल सदैव के पास है या किसी अवधेश के पास, उससे पर्पस तो नहीं है। वो ऐसे पोर्टल भी आना चाहिए। अब वो देखो सबसे बड़ी क्या है कि अपने में कमी ये होती है, अरे यार हमारा नाम तो आयोग नहीं, हमारा नाम तो आयोग नहीं, ये सबसे बड़ी कमी होती है। नाम की दुकान है सर। जिस दिन ये चीजें बंद हो जाएगी, सबसे बड़ी बात है उसमें मेरा नाम है भी सर ना उस वक्त फिर भी सर मेरे को अभी जैसे ये भी पॉजिटिव लग रहा है, आपको फोन किया था तो ये भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी पॉजिटिव। फिर मैं तो उसका फोन आया, मैंने कहा ये लिस्ट जो दिला मेरी भी बात कर लो, लेकिन मेरे पास मोबाइल में थी, मुझे तुरंत उसको ये भी पॉजिटिव तो सर अपन क्यों ना एक काम करें कि उसी लिस्ट को जिसमें ऑलरेडी 1,500 आदमी है उसी को अपन आगे बढ़ाएं, उसी में ऐड ऑन करते जाएं। मेरे कैंप हुआ उसमें आप एक सर्कुलेट करो आप लोग कि भाई अपन अब ब्लड ग्रुप जांच शिविर करेंगे, और जिसका भी होगा उसको उसमें ऐड करते जाएं। बस इसको उसमें अच्छा प्रोजेक्ट एक साल तक इसमें लगे रहेंगे ना। फिर फॉर्म के अंदर अपने एक रेफरेंसेस करके एक चीज आ रही है। ये रेफरेंसेस वही है एसडीपी। अच्छा ये एसडीपी ये एक सर होमोग्लोबिन ज्यादा प्रोटीन कर देते हैं सर बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर भी नुकसान है। 18 से ऊपर तो बिजनेस हुआ वहां पे भी अपने जो किया हाँ उस दिन था ना, 17 से ठीक है, 18 से ऊपर फिर क्या होगा, फिर वो नुकसान है, फिर वो ब्लड फ्लश करवाना पड़ता है। मतलब वही अगर आदमी रेगुलर लेता रहेगा अब सर आपको प्रॉब्लम आएगी। ऊपर भी एक एब्नॉर्मल क्यों हुआ है वो नहीं पता लगा। देखा वो पॉलीसाइकिल से बहरा होता है, एक तरह से टाइप ऑफ ब्लड कैंसर भी तो वो पहले हमको पता लगा। हीमोग्लोबिन ज्यादा होना भी प्रॉब्लमेटिक है। मैंने सर अभी तक एक भी बार होमोग्लोबिन नहीं कराया, ब्लड रेगुलर दे रहा हूं, इसलिए हीमोग्लोबिन ज्यादा होना किसी भी अन्य बीमारी का संकेत हो सकता है। तो आपको अगर किसी को हीमोग्लोबिन ज्यादा आ रहा है तो उस व्यक्ति को जो है आपको टेस्टिंग के लिए, फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजना होता है कि कहीं ये कैंसरस लेवल में तो नहीं है, कहीं कोई और दूसरी डिजीज तो नहीं है, क्योंकि लीवर पे इन्फेक्शन व्यक्ति को हीमोग्लोबिन 18 नहीं होता। जबकि सर ये माना जाए मतलब एक नॉर्मल टेंडेंसी है मेरा तो हीमोग्लोबिन अच्छा है, मतलब ज्यादा जा रहा है तो क्यों अच्छा है 15-16 तक। ओके उसके ऊपर तो ध्यान देने वाली फिर वो अलार्म आता है। जमने लग जाता है 18 से सर एक्चुअली जब हम लोग जॉब के लिए जाते हैं ना तो पहले मेडिकल टेस्ट होता है, रिपोर्ट होती है। तो इसमें मैं बेंगलोर में था, तो जब जैसे ही टेस्ट किया तो डॉक्टर ने मेरे को तुरंत आके पूछा, बोले कि आप दिन में कितनी सिगरेट पीते हो। मैंने बोला कितनी सिगरेट पीते हो, मतलब मैंने कहा मैं तो आज तक हाथ भी नहीं लगाया है।
तो ना मैं उनके साथ में रहता हूँ कभी, तो बोलते फिर आपका हीमोग्लोबिन 17 कैसे आ रहा है? तो मैंने कहा वापस टेस्ट कर लो, शायद सुधर जाए। ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बोल रहे हो कि नहीं सर, मैं साथ में बैठता भी नहीं हूँ। कई बार डिहाइड्रेशन के कारण भी आ जाता है। अच्छा, स्मोकिंग वाले दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं? वो डिपेंड करता है उनका लंग का हेल्थ कैसा है। अच्छा, आपसे मुझे पूछा ना, इसीलिए मैंने कहा कि मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पता होना चाहिए। सर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। यस सर। अरे आपकी 4 रोटी की भूख है, 6 खाओगे तो तकलीफ देगी। अच्छा, कल अगर मैंने पिया है अगले दिन सुबह दे सकता हूँ? 6 घंटे का गैप चाहिए अगर आप अल्कोहल लो तो 6 घंटे पहले। यार मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल लेता हूँ, किसी और पे नहीं लेता। सर मैं छोटा सा प्रैक्टिकली मैं क्वेरीज बताना चाहता हूँ। बिटिया आई हुई है जी सर। जिन्होंने आज तक डोनेशन नहीं किया है। ठीक है, आप 1 मिनट आगे आइए। हाँ बेटा आओ ना बेटा, पूछो सर, उसको एक बार पूछना पहले मैं सब्जेक्ट तो बता दूं। हाँ। भगवान नहीं करे इनके घर में कभी ब्लड की जरूरत पड़े, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आज इनके परिवार में कोई एडमिट है, उसको ब्लड की जरूरत पड़ी। अब ये तो ब्लड डोनेशन किया नहीं, तो पहले से टेंशन कि भाई मुझे डोनेशन करने के लिए बोल दिया, मैंने कभी किया नहीं। अब आपके मन में क्या सवाल होगा, आप उसको किस तरह सेटिस्फाइड करेंगे, ये प्रैक्टिकली होगा। आवाज से ले लो, बेटा थोड़ा बात से और ये बता लो, मास्क बता लो, बोलना क्या है? आवाज दे। वो सर हैं? क्या आपको क्या डाउट है मन में? सर ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप तो सबसे पहले अभी जो किया तो ब्लड ग्रुप तो आपका 2 मिनट में फैमिली में किसको पता चला है जिसका या blood आपकी फैमिली में ब्लड ग्रुप नहीं पता है। हाँ सिर्फ मेरे को पता है। ये क्या हो रहा है? इसका हो रहा है, रेशनल से पीरियड लगे जाता है जी तो वही चीज़ है। ब्लड डोनेशन कैंप से पहले ब्लड चेकिंग कैंप सर मेरा आपने 2003 का एक फोटो देखा ना, जी। ब्लड ग्रुप जांच शिविर, हाँ बिल्कुल। हम तो सबसे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसे लोग जुड़ने को कम, अरे यार बेटा कराना यार, पूर्ण पेट कर जाएगा। हम करने को तैयार मन हैं। में ख्याल आवे माने कीजिए। सर आप ये करो, आप तो ऑर्गेनाइज कर दो, आपका ये काम भी मैं फ्री में करवा दूंगा। ठीक है, आप जिस भी महीने से उसका कार्ड बनवाना चाहते हैं उससे आप कार्ड छपवा लो, मेरी टीम आ जाएगी, आपका ब्लड ग्रुप 100, 200, 500, 1000, 5000, 2000, 50000 जितनों का करवाना आप हमको बता सबसे दीजिए, immediately वो हम ठीक है। वो हम करते हैं। यही इसके 2 फायदे हैं, वाइस वर्सा है। मतलब कल आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है, आपके घर वालों को पता है, तो उनको टेस्टिंग के लिए भागना नहीं पड़ेगा। वो खुद ही 4 लोगों को फोन कर देंगे कि भाई ये जरूरी नहीं है कि आप डोनेट करने के लिए ब्लड ग्रुप टेस्ट कराएं, आपको खुद को जरूरत हो सकती है, उसके लिए ही ब्लड ग्रुप टेस्ट किया हुआ था, बहुत जरूरी है। घर में कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे यही बोले जा, घर में प्रॉब्लम हो तो घर का डोनर काम आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके लिए भी जरूरी है। दिस इज फॉर द फैमिली, दिस इज फॉर योरसेल्फ, दिस इज फॉर अदर पर्सन एंड सोसाइटी ऑल। वो इसमें एक सजेशन होगा कि अपन को एक फॉर्म सगा उदयपुर तक छपवाएं, उसकी पर्सनल डिटेल भी अगले के अपने पास रह जाए, कभी जरूरत पड़े तो। दूसरी चीज ये कि उससे ये पूछ लिया जाए कि क्या जरूरत पड़ी, कभी आप डोनेट करेंगे क्या, तो अपने को कॉलम में यस, तो फिर अपने रजिस्टर में वो चीज मेंटेन रहे। सर उसमें अपन बैठ के फॉर्मेट सेट कर लेंगे। फ्रंट साइड में तो उसकी पूरी डिटेल होगी, बैक साइड में जो अपनी एनजीओ है जिसके थ्रू दी उसके सारे हाइलाइट्स पॉइंट होंगे, तो ये है तो ये तो ये। अरे फॉर्म का फॉर्मेट आप दे दीजिएगा, प्रिंटिंग मेरी तरफ से। चलो ठीक है सर टेस्टिंग मेरी तरफ से, टेस्टिंग मेरी तरफ से। टेस्टिंग की एक्यूरेसी कितनी होती है? 100%। सर ये हमारे डोनर है, हाँ। बी पॉजिटिव नाम से 15 बार डोनेट कर चुके हैं, हाँ। और अभी हम लास्ट डोनेशन कैंप कराया था, पता पड़ा 2 पॉजिटिव। सर इसीलिए लोग रेमंड्स का कपड़े खरीदते हैं कि हर किसी का भी खरीदते हैं। कहाँ से करवाया सर? एक मिनट आप खड़ा हो प्लीज। आपका शुभ नाम? सुनील जी। सुनील जी क्या ब्लड ग्रुप है आपका? आपको बी पॉजिटिव किसने बताया था? ब्लड डोनेशन पार्टिकुलर किसी ब्लड बैंक में हुआ है? ऑलमोस्ट सर के साथ जुड़ा हूं। गवर्नमेंट ब्लड डोनेशन कैंप, गवर्नमेंट ब्लड बैंक। नहीं तो आप ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव बोल के देते थे वहां पे, चेक करते थे। उन्होंने ही मुझे बोला ना, मैं तो जाऊंगा आप भी उससे पहले चेक करवाए थे। मैं 25 बार है बी पॉजिटिव ही दे रहा है, ब्लड ग्रुप चेक करवाए थे। हां देते हैं ना, बी पॉजिटिव एक बार पहले चेक करवा लिया बस। आपने एक बार पहले आगे वही गलती हुई। सबसे वो जो फर्स्ट टाइम चेक करवाया था ना, वहां गलती हुई। बाद से फिर वो चलता। सर अब की बार कंफर्म करने के लिए लैब में भी टेस्ट करवाएं। पहले का ब्लड बैंक वाले मेरे साथ लैब वाले भी बंद में घबराहट नहीं।
हाँ बेटा अब आप पूछो सवाल। थोड़ा सा आप तेज आवाज में पूछो आधी ताकि आधी सबको- चीजें क्या होता है कि मन में घबराहट होती है, कोई बर्ड्स वगैरह बर्ड्स आती है वो दे सकते हैं। वो घबराहट है मन का, अपना मन में डर है। जैसे क्या होता है जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन कितने डरते हैं, उसका कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा ना तो मन में तो रिजल्ट आएगी, वो चीजें है और कुछ भी नहीं है। ये भाई आपके मन का डर है, पहली बार जिस दिन ब्लड डोनेट कर दोगे ना बेटा तो आप कम से कम 25 आपके फ्रेंड्स हो गए और आपको हमारा वॉलंटियर बन जाए, यस सर। है ना? क्योंकि पापा इतना कर रहे हैं तो आपको तो करना ही करना है, ये तो विरासत में लेके आए हैं तो आपसे। सर पिछले अभी 15 दिन पहले वाले कैंप के अंदर मेरी बिटिया के 20 डोनर थे। हाँ हाँ बिल्कुल मेरी बिटिया। बहुत बड़ी भ्रांति ये रहती है जब भी किसी पेशेंट को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो परिवार वाले पूछते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप और हमारा ब्लड ग्रुप अलग अलग है। आप को ब्लड डोनेट करना है ब्लड बैंक में जाए, जिसका भी ब्लड ग्रुप आपका हो वो रिप्लेस वो replace हो करके जाता है। पेशेंट का ब्लड ग्रुप कई सारे लोगों को ये भी नहीं और पता। जरूरी नहीं है कि पेशेंट का बी पॉजिटिव है तो आपको बी पॉजिटिव ही देना है। वो सिर्फ और सिर्फ एसडी के केस में चाहिए सेम डोनर, अदरवाइज रिप्लेसमेंट में एनी ग्रुप चल सकता है, ब्लड बैंक के पास वो स्टॉक रहता है उससे। पहले जो कोई दूसरा डोनर देके गया है उसका ब्लड आपको मिल जाएगा, आपका ब्लड जो है सेव कर लिया जाएगा जो थर्ड पर्सन के लिए, जिसे ब्लड बैंक में सफिशिएंट क्वांटिटी में जरूरत पड़ने पर ब्लड मौजूद रहे, डेफिसिट ना हो, कमी ना हो, इसके लिए रिप्लेसमेंट प्रोसेस बनाई गई है। और सर जिसने पहले से ब्लड ले रखा है तो वो क्या डोनेट कर सकते हैं? 3 महीने बाद, हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट, और जो ब्लड का जो लिक्विड है ये अपने 4 से 5 घंटे में पूरा हो जाता है। सर लेडीज और जेंट्स के हीमोग्लोबिन में कोई डिफरेंस काउंट किया जाता है या सेम नहीं, डिफरेंस हीमोग्लोबिन लेवल में सेम रहता है, सेम रहता है। कितना है सर? 12 11 12.5 12.5, मिनिमम वेट 48 kg, एज है 18 से 65 साल और सब्जेक्ट को जो बीमारियां वो नहीं होनी चाहिए। और किसी के कोई प्रश्न हो दिमाग में? बिल्कुल सर, मैं पूछना चाह रहा था, कई बार ये भ्रांतियां भी है कि मम्मी पापा दोनों में से एक का जो ब्लड ग्रुप है वो बच्चे का होगा ही होगा, ये कितने % संभावित है? नहीं देखिए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव 4 तरह के ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ, ये जेनेटिक्स का पार्ट है। तो इसमें जिसमें ए होता है उसमें ए या ए नेगेटिव हो सकता है, तो उसमें कौन सा जीन आया उस पर डिसाइड होता है। कई बार मदर का ए होगा, फादर का भी होगा और बच्चे का ए भी होगा या ओ भी हो सकता है। तो ये जरूरी ओ भी हो सकता है? हाँ, मतलब ए कितनी % संभावना है? नेगेटिव यदि पेरेंट्स का है, 2 जीन होते हैं, एक ए किसी का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो हो सकता है ए हो या ए नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव वाला है तो वो भी जनरल कॉम्बिनेशन देखा जो पेरेंट्स का होता है ना, जनरली बच्चे का मिल जाता है, वो हो सकता है, लेकिन हर तरीके से हो सकता है। पर इसका कोई रिलेशन नहीं है ना सर, मतलब रिलेशन होता है पर कोई फिक्स नहीं। मेरे फादर मदर का और मेरा और सिस्टर का सारा पॉजिटिव है, लेकिन मेरे वाइफ का भी पॉजिटिव है और दोनों बच्चे का ए नेगेटिव है। भाई इस चीज के पीछे कभी लड़ाई मत करना। ए ब्लड यही तो क्वेश्चन है। ए जीन भी हो सकता है, हमारा एक मित्र है वो क्या वह में जी रहा है इसलिए पूछा मैंने। ये बी ब्लड ग्रुप है, ये बी भी हो सकता है और बी नेगेटिव भी हो सकता है। अब बच्चे में यदि ए और एक बी आया तो वो ए भी हो जाएगा, ए और नेगेटिव आया तो वो ए हो जाएगा। ये डीएनए ऐसे ही मिला था। हाँ, नेगेटिव आया तो वो हो जाएगा, नेगेटिव और बी आया तो वो बी हो जाएगा, जबकि पेरेंट्स ए भी ए भी ग्रुप के ही हैं, लेकिन सारे ब्लड सारे हो सकते हो सकते हैं। दूसरा सर, मेरे एक मित्र है जिनको एलर्जी का इशू है, वो हमेशा डरते हैं कि मैं दूं कि नहीं दूं, यूं नहीं होगा आज मेरे ही हो रहा है, जैसे मैं सामने वाले को दूं फिर वो भी एक बार देने से पहले फिजिशियन से चेक करना। कई बार वो सिट्राजिन वगैरह तो लेते हैं। क्या उनको ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट जो चल रहा है उससे भी डोनेशन करना है। जनरल सिट्राजिन की बोल लेते हैं 15 दिन। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है जनरली ये जो एलर्जी होती है ना, टाइमिंग एलर्जी ये तो परमानेंट एलर्जी, मौसम बदलता था वो तो ये पर्टिकुलर डोनेशन के टाइम पे जैसे रात को आपने टैबलेट लिए तो मॉर्निंग में सिट्राजिन एंटी एलर्जी कोई भी टैबलेट ली हुई है तो आप नेक्स्ट डे ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, और एंटी एलर्जी टैबलेट बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती नहीं है। 24 घंटे का अगर जैसे रेडियो से 24 घंटे का फर्क। करके तो आप ब्लड डोनेशन तो सर सर मेरा एक क्वेश्चन है, उसके में 2 चीज मान लीजिए कि मैं जैसे मैं लकड़ी का काम करता हूँ, मेरा मालिक दोस्त रहता है, मेरे जो ब्रोकर है उनकी फैमिली में किसी को शुगर नहीं थी, बट उनका कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, ब्लड चढ़ाना पड़ा, तो उसके बाद वो शुगर पेशेंट हो गए।
एक पार्टी है, दूसरा पार्टी के मेरे मित्र हैं, आप भी जानते हो राजीव अनुष्का एक वो भी जनरली कैंप लगाता है विनोदा जी। हाँ, तो वो खुद शुगर पेशेंट कंट्रोल है, जैसे आपने बोला वो हर बार देते हैं। तो इन दोनों में कैसे अपन उसको ये करें, क्योंकि जो प्रैक्टिकल बंदा मेरे सामने उसको शुगर हो गई, परिवार में किसी को नहीं थी, और वो ब्लड चढ़ाने के बाद नहीं सर, वो कभी भी नहीं होगा सर, ब्लड चढ़ाने से कभी शुगर नहीं होगी। ट्रॉमा भी बोला है, हो सकता है वो ट्रॉमा पैंक्रियास से हो, उसके कारण अच्छा, जो एक्सीडेंट हुआ उस टाइम में कोई दिक्कत हुई तो पैंक्रियास जनरली इंसुलिन बनाता है, ओके, तो उसमें इंजरी भी होगी तो बाकी उससे नहीं है कि ब्लड उनके दिमाग में था कि यार मेरे जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने ब्लड चढ़ाया, उससे एक्सीडेंट में दूसरी कोई प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से पैंक्रियास डैमेज हुआ, जिस वजह से शुगर हुई, ब्लड डोनेशन से उसमें कोई भी ऐसी चीज जाने की संभावना नहीं होगी। दिमाग में डाल देता कई बार दवाइयाँ ऐसे देते हैं उससे भी पैंक्रियास इंजरी हो जाती है। स्टेरॉइड जिन लोगों को भी कोविड में चला, तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज का इफेक्ट उसके स्टेरॉइड के कारण मेरा उसके हो गया। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा अपने सैटेलाइट में ऑर्थोपेडिक वाला, उनके 400 ऊपर बोल के कोविड बस वो टेंशन में शुगर ऊपर 400 स्टेरॉइड से भी शुगर का लेवल बढ़ता है, सही कारण है। तो देखो इसीलिए कहते हैं कि चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, है ना। चिंतन नहीं करना चाहिए, चिंतन उसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। आदमी क्या होता है टेंशन में आ जाता है, सर am I right? मतलब आप उसको पॉजिटिव वे में सोचो ना, उसको नेगेटिव वे में जब बोले यार मेरे ये हो जाएगा, तो उसको पॉजिटिव में रहे, कुछ नहीं होगा। तो अगर वो दोनों चीजें हैं, दोनों अपन ही सोच रहे हैं, अरे ब्लड प्रेशर नहीं हो जाएगा, ये गारंटी होता है, उनका दोस्त ही कह रहे हैं, भाई कह रहा है, कोई साथ नहीं कह रहा, मैं खड़ा हूँ 63 बार ब्लड डोनेशन, मैं 60 साल का हूँ, लग रहा है क्या? बिल्कुल फिट है। जितना ब्लड डोनेट करोगे उतना ज्यादा फिट रहोगे बॉडी। अब आप अगर ब्लड रेगुलर सर डोनेट करेंगे, सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो आपका फैट कम होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, हार्ट डिजीज आपको नहीं होगी, हार्ट डिजीज के बहुत कम चांसेस हैं। सर आज टचवुड मेरे को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं, और सामने डॉक्टर बैठे हैं, किसी भी तरह की हमारी प्रॉपर्टी आप उदयपुर शहर है, जैसे कि यंग हमारे भाई लोग हैं, मुकेश जी हैं, कपिल जी हैं, और हमारे सर लोग हैं जो हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाए रखते हैं। हमारे सर ये हाल है कि हमारे यहाँ कम से कम हम पैसे की बात कर रहे हैं, हमारी टीम ऐसी है कि हमारे पास डायरेक्ट सर का कभी भी सर्जन ब्लड बैंक को फोन नहीं करते, आप देखते हैं गवर्नमेंट में कितने सर्जन फोन करते हैं, डायरेक्ट सर का फोन आता है जी, उनके साथ कोई नहीं, अपने को सारा सर होता है, यही होता सर। एंड सर तो शायद मेरे ख्याल में तो शायद आज तक तो रेयर केस कभी हो गया वो भले ही है, बाकी शायद कोई सर्जरी या कोई ऐसा केस हॉस्पिटल से ट्रांसफर इस वजह से नहीं हुआ हो कि वहाँ ब्लड नहीं हुई, आज तक 9 साल में नहीं। सर एक चीज तो दूसरा था कि 6 महीने का गैप हम लोग रखते हैं ब्लड डोनेशन करने में, कभी कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई और अगर 2.5 महीने में करना पड़ गया, ऐसा कुछ हुआ तो उसके मतलब ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है? देखो एक जो आरबीसी होती है उसका जीवन चक्र होता है 120 दिन, तो आपको वो पहला वाला प्रिपरेशन करने के लिए 120 दिन चाहिए, तो मिनिमम 90 डेज 120 दिन हम मानते हैं, 90 डेज हम सोचते हैं कि रिकवर हो जाएगा। ओके। अच्छा तो ये चीज है, जैसे इसका नाम ब्लड बैंक क्यों दिया है, जैसे अपने मनी बैंक होते हैं उनको आरबीआई कंट्रोल करता है और हमारे ब्लड बैंक को करता है डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया। तो जैसे आप देखते हो मैं ब्लड तो डोनेट भी दूंगी, उस ब्लड बैंक का कार्ड है तो उसको जिस ब्लड बैंक का चेक होगा वो उसी में चलेगा, जिस बैंक का चेक होगा। इसी तरह से सर अगर आपने एक लोन लिया हुआ है तो दूसरा लोन जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक बैंक आपको दूसरा लोन नहीं हमारी देगा। जिम्मेदारी पेशेंट की सेफ्टी की, डोनर की सेफ्टी की, डोनर की सेफ्टी को तो वो चीजें ज्यादा ध्यान रखनी है। तो कोशिश यही करते हैं कि मना करते, हम तो मना करते थे, मेरे पास आओगे एक दिन भी कम होगा भैया करवाना है। तो एक यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट डोनेट जी सर, वो एक यूनिट कितना होता है? सर 350 नहीं होता तो 450 नहीं होता। ये डिफरेंस समझ में नहीं आया। नहीं ये डिफरेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खाली ये है कि ब्लड बैग्स अलग अलग आते हैं। जैसे किसी में जब ज्यादा ब्लड चढ़ते हैं तो उसमें रहता है कि कोई बड़ा बैग अपन दे, सेल्फ लाइफ सेम होती है, सब कुछ सेम होती है, लेकिन उसमें 150 उसके लिए क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। जैसे आपका इसमें 350 के लिए 48 kg डोनर ब्लड होना जरूरी है, उसके लिए मिनिमम 60 kg ब्लड होगा। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मैं जब डोनेट करने गया ना पेशेंट को, तब वो वहाँ पे जो ब्लड वाले जी उन्होंने बोला कि इनको है ना बड़ी थैली देना, अब एक डब्बा पड़ जाता है। मैंने वहाँ निकालो रुपए तकलीफ नहीं है, लेकिन बड़ी कितनी है
नहीं सर, इसमें 2 ही बैग आते हैं, एक 350 ml का होता है, एक 450 ml। वैसे मोस्टली 350 वाला ही यूज देखा मैंने। मोस्टली वन यूनिट इज फॉर 350 और 450। वो दोनों एक ही में काउंट होता है। हाँ, वन काउंट यूनिट। एक यूनिट ही होता है। अच्छा, कुछ मैं सर 2-3 साल से रिसर्च कर रहा था, नेट पे पढ़ता रहता हूँ, तो जो साइकिल है कि जो वॉल्यूम निकलता है वो तो 48 आवर्स में रिकवर कर देगी बॉडी, जो सेल से वो वो 45, हाँ, जो सेल से वो 22 डेज का साइकिल बता रखा था नेट हाँ। पे। अब डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी 120 डेज का वो साइकिल है, तो कुछ अब्रोड में ऐसे भी हैं जहाँ पे 2 मंथ्स में वो डोनेट कर सकते हैं, अपने यहाँ 3 मंथ्स का पैरामीटर बना रखा है। ये तो कुछ कंट्रीज में 2 मंथ्स में डोनेशन का भी मन बना रखा है। तो मेरे मन में ये सवाल है कि 22 दिन वो में जब सेल्स रिकवर हो जाती है, दूसरी चीजें एनवायरनमेंट कुछ भी काफी रोल प्ले करता है, इसमें करता है, वो चीजें हो जाती हैं। नहीं तो 22 डेज में यदि सेल्स रिकवर होगी तो हम 30 डेज में वापस डोनेट क्यों नहीं कर सकते? पर हो सकता है वहाँ कर रही हो ना, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल और जो दूसरी जो एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस है, वो अपने क्या वहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा 48 डिग्री? हाई एल्टीट्यूड पे रहने वालों में आरबीसी जल्दी डेवलप होती है और उनकी जो है ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी तो जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, वातावरण से भी ये चीज़ प्रभावित होती है, रिकवरी रेट और बाकी सारी चीज़ें। अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सेशन में जितनी बातें बताई शायद मुझे भी इतनी नहीं जानकारी थी। सर आपको पूछना चाह रहे थे बहुत एक मिनट और निसंदेह ये जानकारी सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। अनिल जी सर को मेरे को याद नहीं है कि कभी मैंने फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया हो या रिप्लाई नहीं, कॉल बैक नहीं किया हो। हम आपको आधी रात को परेशान करने का मतलब सर ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मेरे को जरिया दिया जहाँ पे बैठ के आपको कि ब्लड बैंक का जहाँ तक क्या ही नहीं है, राजस्थान में कहीं भी ब्लड की जरूरत पड़े तो शायद अरेंज कर सकते, और वो हमारी प्रॉपर्टी आप लोग सब लोग इसी साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अवधेश जी शर्मा साहब को। आप पैसिफिक हॉस्पिटल में जो चिरंजीवी योजना है उसके हेड हैं, और मुकेश शर्मा साहब को आमंत्रित करूंगा कि आप उनका अपर्णा का स्वागत कीजिए। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि अभी तक जो चर्चा हो रही थी कि ब्लड की जरूरत है उसके बाद क्या करना चाहिए, डॉक्टर साहब हमको ये बताएंगे कि ऐसा क्या करो कि ब्लड की जरूरत ही नहीं पड़े। इस बारे में डॉक्टर साहब ने थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। इसको रिकॉर्ड कर कंटिन्यू सर। अच्छी छवि है, कैमरे में खेल होगी क्या थोड़ा सही रहेगा, याद रखेगा बात। स्वागत ऐसे बोलते हो ना, ऑन कर, स्विच ऑन करना। एक्चुअली ये नॉइजी बहुत है आज। देखो सबसे पहले ब्लड क्या है बहुत बेसिक है, सबको पता है, पर फिर भी एक बार ब्लड हमारे शरीर को की एक ऐसी संरचना है, दूसरा टिश्यू जो कि बहुत सारी मल्टीपल सेल और कंपोनेंट से मिलके बनता है। मेन पार्ट इसमें जो है वाटर होता है, वाटर के साथ इसमें आरबीसीज होती हैं। आरबीसी जो है ऑक्सीजन होल्डिंग और हीमोग्लोबिन, आपने बहुत सुना होगा हीमोग्लोबिन इनके अंदर में पाया जाता है। और एक जगह से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या होती है, जैसे बस होती है, बस की सीट होती है, सीट पे बैठ कर के ही जो है ऑक्सीजन क्या है, यात्री है। ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो उसके लिक्विड पार्ट में पाए जाते हैं। जब हम भोजन करते हैं, भोजन किया, हाथों में गया, हाथों से पेट में गया, पेट से यहाँ से भोजन का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले भोजन खाया, डाइजेस्टिव एंजाइम टंग के थ्रू सैलिवरी ग्लैंड से निकलते हैं, उसको डिकम्पोज करना, अलग अलग करना, सेग्रीगेशन प्रक्रिया हो जाती है। फिर पेट में गया, पेट के बाद हाथों में गया, हाथों के चारों तरफ क्या होता है कि ब्लड की जो है ऐसी छोटी छोटी कैपिलरीज और नलियाँ पाई जाती हैं। हमने भोजन खाया, भोजन खा के वहाँ से जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, पानी और जूस जो होते हैं बॉडी में, अलग से एसिड है, जूस है, अलग अलग चीज़ को बोलने के लिए अलग अलग जगह पे शरीर ने व्यवस्था करके रखी हुई है, बॉडी इस तरह से बनी है। तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट किया जाता है।
सेपरेट करके इधर में, ऐसा नहीं है कि वो जा करके किसी नली के थ्रू निकल रहा है। ये आंत की दीवार है, दीवार में इधर में भोजन है और इधर में ब्लड की इसमें बहुत अधिक मात्रा में छोटी छोटी कैपिलरीज पाई जाती है। एक ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या होती है? अधिक कंसंट्रेशन से कोई भी चीज जो है कम की ओर जो है जाती है। कम कंसंट्रेशन मतलब जैसे इधर में क्या है, न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड में कम है। गाढ़े से, सिंपल भाषा में बोले तो गाढ़े से पतले की ओर जाने की किसी भी चीज की प्रवृत्ति लिक्विड में जो भी है उसकी होती है। उसके थ्रू ब्लड में गया, ब्लड में जाके न्यूट्रिएंट मिल गया, न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू फिर बॉडी के पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जहां जिस विटामिन्स, प्रोटीन्स और जिस भी मिनरल्स या जिस चीज की जरूरत होती है, हर सेल्स को, कोशिका को अपनी अपनी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है एनर्जी के लिए, बीटल की जरूरत है डीएनए मैच्योरेशन या और बाकी प्रक्रिया खून बनाने के लिए। बीटल जो है वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। बीटल इज अ मल्टीटास्कर। ब्लड से रिलेटेड अगर अपन विटामिन मेन बोले, बाकी सारी चाहिए होती है, मेन चाहिए सबसे पहले आयरन, जो कि हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। आयरन कंटेनिंग डाइट हमको उसके लिए लेनी रहेगी। दूसरा जिंक, ट्रेस एलिमेंट होते हैं जो कि इसके ब्लड के स्टिमुलेशन को ट्रिगर करते हैं। मेजर में विटामिन B12 है, आयरन है और उसके बाद में फोलिक एसिड। तीन जो है, फोलिक एसिड क्या करता है कि इसके मैच्योरेशन की प्रक्रिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ब्लड के लिए कंपोनेंट जो है मेन जो चाहिए है आयरन, B12, फोलिक एसिड और जिंक। ये चार इनिशियल एलिमेंट्स हैं। इसके बाद बी ग्रुप की और B5 ऐसे करके ग्रुप ऑफ विटामिन्स होती है। तो सिंपल हमको क्या चाहिए जिससे खून की कमी ना हो, ये हमको डेली डाइट में चाहिए। साथ में एक चीज और देखनी होती है, मान लो हम खा तो रहे हैं पर वो विटामिन शरीर में नहीं जा रहे, जो हमने अभी एक्सचेंज की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ है। तो दो चीजें पहले हम बात करेंगे कि भाई क्या चीज लें जिससे वो सफिशिएंट मात्रा में हमारी डेली डाइट में आए। फिर उसके बाद में आएगा तो 90% लोगों को, 80 से 90% लोगों को जो दूसरा वाला फैक्टर है कि ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो चीज नहीं होती है। एक फैक्टर होता है इन दोनों के बीच में, इधर से लेके इधर में, जैसे B12 है तो एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो यहाँ से कुएं से जैसे पानी खींच रहा है तो वो रस्सी जो होती है ना, वो रस्सी कौन है? इंट्रिंसिक फैक्टर, जो इधर से इधर में लेके जाएगी। तो इंट्रिंसिक फैक्टर कई बार गैस्ट्रिक इश्यूज होने की वजह से वो इंट्रिंसिक फैक्टर वर्क नहीं कर पाता है। बट ये कंडीशन 5 से 10% लोगों में होती है, सब में नहीं होती है। तो किसी भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, मतलब कि अगर खाने की, सिंपल भाषा में बोले, खाने की थैली में सूजन आ जाए, वो आ सकती है ज़्यादा चाय की वजह से, वो आ सकती है इंटेलेक्चुअल हैबिट, दारू पीने की वजह से, या बाकी सारी चीज़ें हैं उनकी वजह से हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को हम लिमिटेड या अवॉइड करें, हर 2-2 घंटे से थोड़ा थोड़ा कुछ खाएं। अगर ऐसी कोई चीज़, ज़्यादातर तो बैड हैबिट्स अवॉइड करें, उसके लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर भी अगर कोई व्यक्ति मान लो करता है तो उसको पहले जो है, पहले खाने की थैली के कुछ खा ले। कुछ खाने से क्या होगा कि जो हम ले रहे हैं, तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो एसिड रिलीज होता है। वो एसिड जो है खाली दीवार पे आएगा तो इस दीवार को ही डैमेज करेगा। वो डैमेज करेगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया, मतलब हम जो खा रहे हैं वो शरीर को लगने की प्रक्रिया बाधित होगी और वो परमानेंट बाधित होगी। तो आप खाते तो बढ़िया होते, तो रोज दूध पीता हो तो भी B12 नहीं है। ये स्थिति में रोज आयरन की चीजें खूब पालक खा रहा हूँ फिर भी B12 नहीं है, आयरन नहीं है, मेरे अंदर विटामिन K नहीं है, वो चीज आपको देखने नहीं मिलेगी। तो इसलिए बहुत देर भूखे नहीं रहना है। लॉन्ग स्टारवेशन, खाली पेट चाय, इवन खाली पेट दूध भी यही करता है। लोग तो बोलते हैं तो चाय नहीं पीता, दूध ही पीता हूँ, ऐसा नहीं है। खाली पेट चाय, खाली पेट दूध, दोनों ही ये चीज़ जो है उसको एसिड को बाहर रिलीज कराने और उसको गैस्ट्रिक जो है, गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन, मेरा पेट खराब रहता है, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। पहले कुछ खाओ, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। कम मात्रा में लो और बहुत
ज़्यादा लेने की जरूरत ना पड़े ऐसा। इससे क्या है आपका एब्जॉर्प्शन ठीक रहेगा। दूसरा नींबू, सुबह चाय की जगह नींबू पानी लो, उससे क्या होगा, एक तो विटामिन सी मिलेगी, इम्यूनिटी बेटर करेगा, और तीसरी जो है उसको अगर आप नींबू ले रहे हो तो आपको जो इंट्रिंसिक फैक्टर वाला जो है रस्सी वाला, वो रस्सी अच्छी बनी रहेगी, इधर से इधर एब्जॉर्ब कराने में आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखेगा, जिससे कि ब्लड की कमी और बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी कमी ना हो। तो चाय की जगह अगर सुबह में नींबू पानी पे जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद में फिर डाइट खाने में पालक और हरी पत्ते वाली सब्जियां खून बनाने में बहुत मदद करती है। डेली दूध लेना है। पर्सन्स हु आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, क्या होता है, 2 तरह की डाइट है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। इंसान दोनों तरह की डाइट खाता है। मनुष्य की जो प्रकृति है दोनों तरह का भोजन लेता है। जो लोग नॉनवेज नहीं लेते हैं, जैसे जैन है, ब्राह्मण है, रिलीजियस जो भी है, उनमें भी ऐसा नहीं है, राजपूतों में भी है, बाकी लोगों में रिलीजियस होने की वजह से नहीं लेते। तो जो लोग दूध नहीं पीते हैं डेली, किसी भी रीजन से नहीं ले पा रहे और नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनमें खून की कमी होने ही होना है, क्योंकि B12 बनेगा ही नहीं और B12 आएगा नहीं डाइट में, खाओगे नहीं। B12 एक ऐसी विटामिन है जो किसी भी चीज में नहीं होती है। ये केवल और केवल नॉन वेजिटेरियन में चिकन, मीट और जो भी नॉन वेज प्रोडक्ट्स है उसके साथ वेजिटेरियन में केवल मिल्क में पाई जाती है। मिल्क इज ओनली द सोर्स जिसके द्वारा आदमी को B12 मिलती है। B12 शरीर में बनती नहीं, और बाकी चीजें जो है ये केवल जो है, तो इसलिए दूध डेली लेना बहुत जरूरी है। अगर आप डोनेट करके आ रहे हो उसके बाद भी आपको दूध नहीं पीना है, जिससे आपकी रिकवरी अच्छी होगी। पता लगा एक तरफ डोनेट करके आ गए, दूसरी तरफ आप अपनी शरीर को में दोबारा से रिस्टोरेशन के लिए उतनी चीज मौजूद नहीं है, तो आपको डाइट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसको आपको मेंटेन करना है। पालक एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो क्योंकि इसमें विटामिन के सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स को स्टेबल रखने और रिस्टोरेशन में हेल्प करेगी। मान लो किसी को विटामिन के की कमी है, छोटा सा भी कट लग गया, खून बंद नहीं होगा। इनके पास आप टेस्टिंग कराने जाओगे, पता लगा आपका BTCT बराबर नहीं आ रहा है। कभी मान लो कोई भगवान करे होना एक्सीडेंट हो गया, कल आपका खून बहना बंद नहीं होगा। एक प्रॉब्लम तो हो ही गई, ऊपर से आप एक लिए घूम रहे हो। तो इसलिए हरी पत्ते वाली सब्जियां, सलाद और दूध सिंपल। और अगर नॉनवेज लेते हैं तो चिकन और फिश ये आप ले सकते हैं। इनमें जो है, इनमें से आप संतुलित रखेंगे, बाकी नींबू या जो भी विटामिन सी, धीरे धीरे माइक्रो एलिमेंट। एक चीज और है, मान लो कोई व्यक्ति ये भी नहीं ले पा रहा है, एक तरीका और है आयरन की कमी दूर करने का, आप लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करो। हम जो बर्तन लेते हैं उसमें, जिसमें खाना पकाते हैं, उसका छोटा मोटा ट्रेस एलिमेंट पकाते समय उसमें घुलता है। अगर हम एल्युमिनियम खाएंगे तो एल्युमिनियम घुलेगा, और लोहा खाएंगे तो लोहे जैसे होंगे। तो इसलिए जो है पॉट्स ऐसे इस्तेमाल करें जिन ट्रेस एलिमेंट की आपको आवश्यकता है। तो इसीलिए जैसे कई लोग तांबे के पात्र में पानी भर के रखते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे आगे मुकेश जी है, इतना बड़ा रखा हुआ है इन्होंने। तो दैट इज गुड हैबिट दैट विल गिव यू सफिशिएंट जिंक। आपको कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने पात्र बदल सकते हैं। उससे जो होगा, उससे क्या है कि आपको ट्रेस एलिमेंट रहेंगे और खून की कमी नहीं होगी। और खून की कमी नहीं होगी तो आप जाकर के आसानी से अपने लिए, अपनों के लिए, समाज के लिए, दोनों के लिए कर सकते हो। जरूरत पड़ी तो आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डोनर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये करेंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि हमारा लाइफ स्टाइल इसमें, जिससे कि खून की कमी ना रहे, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और कोई क्वेरी हो, अगर मुझसे छूटा हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने कहा था कि हर 2 घंटे में कुछ खाना चाहिए। हाँ, जनरल टेंडेंसी अपने यहाँ की चाय नाश्ते के बाद खाना एक बार 12-1 बजे खाना। चाय नाश्ते के बाद नहीं,
नाश्ते के बाद चाय। नहीं, जनरल जो है मैं वो बता रहा हूँ, जो जैसे मेरा रूटीन है, सुबह उठा चाय पी, उसके साथ एक दो टोस्ट खा लिए चाय के साथ। साथ की जगह आप उसको बाद में तो आज करें, के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे आपके, क्योंकि साथ से क्या होता है कि मान लो आपने 2-4 सिप पहले उसके ले लिए, अब वो फूड बहुत कम मात्रा कर पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो गैस्ट्राइटिस खाने की थैली में सूजन थोड़ी बहुत तो ला ले। पेट के बीमारी से बहुत परेशान हो तो मैं आप कल से नींबू पानी चालू कर दूंगा। हाँ। लेकिन जनरली सर ये होता है कि अपन सुबह चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद 12-1 बजे खाना लेते हैं, फिर शाम का खाना 6-7-8 बजे लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा बीच में गैप आता है। एक का चाय मार्केट में रहते हैं, चाय हो जाती है, तो इसको हम कैसे चेंज करें या इसमें क्या करना चाहिए? जो आप सुबह कर रहे हो वो दोपहर में करो। मतलब आप जो बिस्किट या कुछ सुबह में ले रहे हो वो बाहर भी ले लो, उतना सफिशिएंट है आपको, बहुत ज्यादा। दूसरा, डायबिटिक के लिए तो बोला ही जाता है कि आप 2-2 घंटे से लेना है। नॉन डायबिटिक या जो नॉर्मल पर्सन है, अगर वो भी 2-2 छोटे बिस्किट रख लो, या फिर जहाँ भी कुछ ले रहे हो, आप जो भी खा रहे हो, मान लो चाय ले रहे हो, बेसिकली नॉर्मल पर्सन के लिए 3 या 4 घंटे का गैप सफिशिएंट है। इतने के बीच में ना ले तो भी चलेगा, क्योंकि हम एक बार जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में 4 घंटे तो कम से कम लग जाते हैं। 4 से 5 घंटे बाद ही वो डाइजेस्ट होकर रिलीज होना शुरू होता है। तो ऐसे करके ये दिन में 4 बार की साइकिल लगभग बनाइए नॉर्मल। लेकिन जो लोग फ्रिक्वेंट टी इनहिबिटर हैं या एल्कोहलिक्स हैं, उनके लिए लेना बहुत जरूरी है। नॉर्मल कुछ नहीं, कुछ लोग तो बिस्किट पैकेट ले लो, बिस्किट ले लो, ब्रेड ले लो, यू कैन टेक एनीथिंग, नमकीन ले लो छोटा मोटा, लेकिन खाली पेट नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ क्या है, फिर आपकी हैबिट्स की वजह से आप खा तो बढ़िया रहे हो, अच्छा रोज दाल बादाम खा रहे हो, रोज खूब सारा 2 किलो 2 लीटर पी रहे हो, पर शरीर में नहीं लग रहा। तो उसके लिए जरूरी है कि अपनी हैबिट्स को इस तरह से मेंटेन करो कि उससे हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बराबर बनी रहे। एनी अदर क्वेरी? सर, अगर मैं मेरी सोसाइटी में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो अगर रिस्पॉन्सिबल डोनर मेरी एबिलिटी रहनी चाहिए और मिनिमम कितने नंबर्स ऑफ डोनर अकाउंट होने चाहिए, तब जाके वो गाड़ी दे सकती है, वो आएगी सब। गाड़ी के लिए अनिल जी बताएंगे। सर, मिनिमम जो आउटडोर काउंट होता है 12 यूनिट से कम हो, अगर 12 यूनिट से कम है तो उसको आउटडोर क्या कहते हैं? इस बारे में मेरा ये कहना देखिए कि पहले आप एक सर्वे करें जहाँ पे आप कैंप लगाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम लोग सेवा जरूर में करते हैं कि पहले हम लिस्ट बनाना शुरू करते हैं कि कितने डोनर हो रहे हैं। देखिए, आपने कितने 12 यूनिट पर आपकी वेन आ जाएगी, पर आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा यार इतने स्टाफ आया, इतनी व्यवस्था की वजह से 12 यूनिट या 15 यूनिट किया। इससे अच्छा है कि जैसे आप कैंप लगाना तो उसकी प्रोग्रामिंग हम 15 दिन पहले शुरू करें या 1 महीने पहले शुरू करें। देखिए, सेवा भाव भी बहुत जने आज मुझे सिग्नल क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि आपको क्या क्या समस्या है, आपको किस तरह से नहीं है। यही काम अगर 1 महीने पहले करेंगे, आप अपने सोशल मीडिया बहुत अच्छा बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म होता है आज के समय में, तो उसका मैसेज आगे कितनी तारीख पर ब्लड डोनेशन कैंप रख रहे हैं और उसमें थोड़ा सा पूरा विस्तार करते हैं क्यों रख रहे हैं, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। फिर आप उसके बाद बात बताइए, उसमें लिंक करिए कि किस तरह से हम कैंप लगा रहे हैं और ये लिस्ट है जो डोनेशन करते हैं हम नाम आगे तक जोड़ते हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर आप 50 प्लस हो जाएंगे। तो कोशिश ये रहेगी 50 के आसपास हो, तो अपन कैसा लगेगा कि अपना जो मेहनत है वो सार्थक रहेगी। अब हम अंतिम कड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ और जरूरी चीजें आज जो इस सेमिनार से सीखने को मिली मुझे, एक माइक को अच्छा चलिए, इस सेमिनार से सीखने को ये मिली कि हमारे पास डोनर ऐसे हैं जिन्होंने इतनी बार डोनेशन किया, वो भी पॉजिटिव के नाम से किया। सबसे पहले जो रेगुलर डोनर अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाए, दोबारा चेक करवाए, तो मुझे भी संशय हुआ, मुझे एक बार चेक करवाना चाहिए अपना ब्लड ग्रुप। और बहुत अच्छा सुझाव आप अनिल जी ने दिया है कि सिर्फ ब्लड ग्रुप चेक करने का कैंप लगाना चाहिए, जो सेवा उदयपुर एक नया इनिशिएटिव देगा और बहुत जल्दी लेगा। हम इसको लार्ज स्केल पर कैंप्स लगाने का प्रयास करेंगे और पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे आपने जो अनाउंसमेंट किया है उस सेवा का पूरा फायदा उठाएं। पैसिफिक ने नहीं किया, अनिल जी ने किया। देखिए, हमारे लिए अनिल जी ही हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं,
लेकिन आप जुड़ा स्पेसिफिक से सबसे बड़ा अभी डिक्लेयर कर दो कि नेक्स्ट संडे को कर लो एक छोटा सा ब्लड। बिल्कुल नेक्स्ट संडे को हम मेरे तरफ से कर लो 50-100 जने जितने होंगे नहीं ओपन नीचे रखेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे उतना अपन अकॉर्डिंगली हम पूरी व्यवस्था जी जी ठीक है डन। नेक्स्ट संडे को हम इसको बुक कर लेते हैं, सिर्फ ब्लड टेस्टिंग के ब्लड ग्रुप टेस्ट ठीक। दूसरा सर, जैसे वो शिवरात्रि और इस टाइम पे काफी क्राउड जो है वो किसी हाँ। पर्टिकुलर एरिया में जाता है, तो क्यों ना हम लोग वहाँ एक बिल्कुल बिल्कुल मेरे दिमाग में ये कोई फेस्टिवल सर 2 तारीख आ रहा है सर नया साल। हाँ चेटी चढ़ टाइम चेटी चढ़ दोनों शनिवार या फिर 14 तारीख को आखिरी डेट की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फेस्टिवल पर हम रख सकते हैं जहाँ काफी क्राउड की गैदरिंग हो, अच्छा रिजल्ट, अच्छा डिस्कशन से देखो कुछ न कुछ अच्छा परिणाम ही निकल के आता है। छोटा कम संख्या के साथ हमने डिस्कशन किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कई सारे प्रश्नों के जवाब मिले होंगे जो संशय होता है, लेकिन फिर भी कुछ सारांश मैं आपके साथ और शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और सेवा उद्योग के अन्य संगठन के लोग भी हैं। कभी भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो आप सबसे पहले आप परिजनों की बात पे विश्वास न करें। कोई आपको फोन कर रहा हो तो ब्लड की आवश्यकता है, पर मुकेश को फोन करेंगे मुकेश ब्लड डोनेशन का काम करवा दें, नहीं, आप खुद वेरीफाई करें कि जो डिमांड स्लिप है डॉक्टर ने आपको भेजी है उस पर देखें उसमें क्या लिखा हो। उसमें क्लियरली लिखा होता है क्या चाहिए, होल ब्लड चाहिए इनको, फ्रोजन प्लाज्मा चाहिए इनको, प्लेटलेट चाहिए, क्लियरली लिखा होता है 2.0 to 3.0। सबसे पहले वो देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग चाहिए 1 यूनिट लेकिन वो जबरदस्ती बोलेंगे 3 यूनिट की आवश्यकता है। हम जैसे सेवा वाले लोगों से हमसे रिक्वेस्ट करते हैं 2 यूनिट की जगह वो 4 यूनिट डिमांड कर लेते हैं, कई बार कार्ड लेके चले जाते हैं। तो वेरीफाई करने का तरीका ये कि हम खुद एक बार उनको बोले कि डॉक्टर की जो डिमांड स्लिप है आप हमें वो भेजिए, तो उसमें नीचे क्लियरली लिखा होता है, आप देखिए उसमें क्या चाहिए, ब्लड का कंटेंट क्या डॉक्टर ने लिख के दिया है। उसके बाद हम व्यवस्था करें, जो लोग जब भी आवश्यकता पड़े परिवार में किसी को भी, तो पहली इंक्वायरी अपनी है। दूसरी, सेवा उदयपुर और हमारे साथ रक्तदाता से कपिल जी भी हैं, हम लगातार प्रयास करते हैं कि पहला प्रयास रक्त की आवश्यकता पड़े परिवार वालों से रिप्लेसमेंट की प्रयास करें। ऐसा नहीं कि क्रेडिट के चक्कर में कि यार तो मेरे मिलने वाला है। हम पहला प्रयास यही करें कि आपके साथ में कौन कौन है, 3 जने हैं। आधे लोगों को पता भी नहीं होता है कि घर वाले जाके वहां डोनेट करेंगे उनको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं उनको पता ही नहीं। जब उनको मोटिवेट करें कि यार आप जाइए ब्लड बैंक में, आप बोलना हम 2 जने हैं डोनेट कर रहे हैं, आप ब्लड हमको दे दीजिए, वहां से आपका ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो वहां से जो रिक्वायरमेंट है वो वाला ब्लड ग्रुप दे दिया जाएगा। ये दूसरी अवेयरनेस अपनों को पैदा करनी है कि कभी भी ब्लड की आवश्यकता है तो आप उनको अनुरोध करें कि आपके साथ में परिवार वाले कौन हैं, और यदि वो नाटक कर रहे हैं तो पहले उनको हम आजकल बड़े प्यार से जलील करते हैं उनको कि देखिए ईश्वर ने आपको घर वाला मौका दिया है कि आप खुद सहायता नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप अप्रत्यक्ष रूप से पाप कर, अप्रत्यक्ष रूप से पाप कर रहे हैं, आपको डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसे टाइम में हम मानवता दिखाते हैं। आप साफ साफ मना कर दो हम नहीं कर पाएंगे, पहले मोटिवेट करते हैं, अच्छा खासा मोटिवेशन देते हैं, नहीं कर रहे तो ठीक है हम सेवा का काम हम कर रहे हैं। तो दूसरा कार्य हमको ये करना है कि रिप्लेसमेंट के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है। लास्ट स्टेज पे जब आपको लग रहा है 3 यूनिट की आवश्यकता है तो 1-2 यूनिट घर वालों से आप डोनेट करवाएं, फिर 1 यूनिट हम कार्ड से व्यवस्था करना है। नहीं हो रहा है हम उसको कार्ड से जो हमने डोनेशन करवा रखा उसमें से व्यवस्था करते हैं। तो ये प्रण, ये मोटिवेशन हम सब यहाँ से लेके जाए। उसके अलावा कुछ जानकारी आपने बहुत अच्छी दी, डॉक्टर साहब ने, सौरभ सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमको। आप कैंसर के अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं पैसिफिक में। कभी ईश्वर न करे कि आपकी जरूरत महसूस हो, लेकिन फिर भी एक हमारे पास लिंक है, हमारे साथ जुड़े हुए कि हम कभी किसी को आवश्यकता पड़े तो आपके पास हम पहुंच सकते हैं। अनिल जी हमेशा आप सेवाएं देते रहते हैं, आपको भी आभार। अवधेश जी आप खुद होम्योपैथी के बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, पास में ही मेरी वाइफ की भी मेडिसिन चल रही है और काफी हद तक आपको जो एलर्जिक प्रॉब्लम थी वो 50% तक अभी तक उनका फर्क पड़ा है, तो आपका सहयोग भी सराहनीय है। और बाकी जो जिस तरीके से मदद कर रहा है, ये देखो स्वार्थ और सेवा दोनों फर्क होता है। स्वार्थ और सेवा, रक्तदान एक ऐसा क्षेत्र है जो जहां स्वार्थ वाला और नाम वाला नहीं टिक सकता कि मुझे नाम के लिए काम करना है या स्वार्थ के लिए, वो नहीं टिक सकता है। जो सेवा की भावना रखता है वही लोग ऐसे सेशन में आते हैं, शिविर में आते हैं, जिनके अंदर ललक होती है कि नहीं मुझे मेरे अंदर मानवता बनी रहे, वही इस प्रकार में भाग लेंगे। बाकी जिनको ऐसे लोग भी मार्केट में मिल जाते हैं हमको, जब भी हम ब्लड डोनेशन की पोस्ट अपडेट करते हैं तो कितना खून पियोगे आप समाज वालों का, बार बार ब्लड डोनेशन, ऐसे लोग भी हैं हमको मिलते हैं कि क्या बार ब्लड डोनेशन किया है, तो अपनी थके हो गया। हम कहते हैं कि आप
जब कहने से थक जाओगे तब हम भी काम करना बंद कर देंगे। आपके जैसे लोगों की आवश्यकता है कि जो बार बार हमें कमेंट कर रहे हैं और मोटिवेशन मिले, आप चाहे नेगेटिव रूप में कह रहे हो लेकिन हमें मोटिवेशन मिले। तो अच्छी एक चर्चा रही आज के सेशन में। थोड़ा सा हम सेशन शुरू कर चुके थे, हमारे कुछ और साथी बाद में बता रहे थे, तो मैं रक्तदाता युवा वाहिनी के हमारे ही सहयोगी हमने कई सारे संयुक्त तत्वावधान में किया हुआ है। मैं कपिल जी से भी अनुरोध करूंगा आप बता रहे हैं, और साथ में सेवा उदयपुर के अरविंद जी कौशिक से अनुरोध करूंगा कि आप उपन्यास द्वारा उनका स्वागत करें। अरविंद जी अरे है जरूरत प्लीज आइए। अरे सर फोटो एक्टिविटी डालेंगे आज। आप थोड़ा लेट बता रहे थे इसलिए। आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? बस अब आप कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में हम जा रहे हैं, काफी लंबा, कुछ आप कहना चाहते हैं? एक चीज कहना चाहूंगा मैं, वो कपिल जी को देख के एक चीज अभी याद आई है। एक मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कभी भी जाके कोई भी ये नहीं कहे साहब पैसे ले लो और मेरे को ब्लड दो। अगर कोई आदमी ऐसा कोई ब्लड बैंक वाला या कोई भी आपको ये बोलता है कि मैं पैसे से तेरा काम करवा दूंगा, हमारे सबके नंबर से सबके पास है, नंबर दे देना, उसका इलाज हम कर देंगे। क्योंकि वो इलाज अभी कपिल जी ने थोड़ा टाइम पहले किया था। क्योंकि सर आप सोचो कि जिस मतलब हॉस्पिटल और ऐसी जगह है, और अपना तो ये ग्रामीण क्या बोलते हैं उसको, ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। उदयपुर के जो सराउंडिंग एरियाज हैं सारे इसमें SC लोग बहुत ज़्यादा है, तो ST लोग बहुत ज़्यादा है, ट्राइबल एरिया बहुत बड़े हैं, तो उनको क्या बेचारों को पता ही नहीं लगता। जैसे ही डॉक्टर ने बोला भैया 4 बोतल खून जाएगा, तो उसका खून वैसे सूख जाता है। और फिर जो दलाल बैठे हुए हैं, जो प्रोफेशनल डोनर्स बैठे हुए हैं, उन सबसे भी अपने ब्लड बैंकों को बचाना है। ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ आपको नजर आए उसका नंबर नोट कर लो, उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, वो बता दो, उसका बाकी इलाज होगा। धन्यवाद। बहुत जरूरी है, आपने बहुत जरूरी बिंदु आपने बताया, क्योंकि वो जो डरपोक लोग हैं ना, वही इन दलाल को पैदा करते हैं। वो फटाफट ढूंढेंगे। मुझे आज भी याद है, एक आदमी का फोन आया था, सर मुझे ब्लड डोनेट करना है, किसी मैंने डाली थी स्टेटस पे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बोले कि मैं डोनेट करना। बस जैसे उसने बोला मैं डोनेट करना, अगला कॉल वापस उसका आया कि सर मुझे कितने पैसे मिलेंगे? खुद के बोल रहा है। तो मैंने बोला कि देखो आप पहले से व्यक्ति हो जो ब्लड डोनेशन के दान का कभी पैसा नहीं, दान मतलब हिसाब से ये हिसाब से भी पता नहीं चलना चाहिए, दान देके बोल रही है। और आप गलत जगह फंस चुके हो, आप शायद आपकी मानसिकता दलाल जैसी है, आप गलत जगह फंस चुके हो, और इसकी कोई कार्रवाई हो जाएगी। आप मेरे फोन में तो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगली बार किसी को फोन पे मत बोल देना कि पैसे कितने पैसे लोगे, नहीं तो आपको अंदर जेल में सड़ना पड़ेगा, पैसे तो मिलेंगे नहीं। फट उसने फोन कर दिया और उसके बाद माफी मांगने लग गया, सॉरी सर व्हाट्सएप पे। उसको पता चल गया कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं हो मैं ट्रेस हो जाऊंगा। तो ऐसे केस आते हैं, कई बार लोग हमें ऑफर करते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे केस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेट होने लेकिन एक केस आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ सुधार समाज के थे सलूपर साइड से, वो आए ढूंढ के पता चला मेरे पास आए और आती बोला सर मेरी बच्ची बीमार है, 4 यूनिट चढ़ चुका, 4 और चाहिए, डॉक्टर के डेली 4 यूनिट चाहिए। तो पहले वेरीफाई किया पूरा केस का 4 चढ़ा था, हमने 4 यूनिट को 4 डोनर कार्ड प्रोवाइड किए। जैसे 4 डोनर कार्ड प्रोवाइड किए, वो आदमी गांव से फटे हुए चप्पल, बेचारा फटे हुए कपड़े पहन रखे, दयनीय स्थिति लग रही थी। जैसे कार्ड दिए मैंने उसको, उसने हाथ जोड़ के मुझे अनुरोध किया कि साहब कितने पैसे देने हैं। उसने हाथ जोड़ के अनुरोध किया साहब कितने पैसे देने हैं। मेरा दिमाग एकदम से चलता, मैंने कल 4 यूनिट लिया, तो मैंने पूछा कल कितने दिए नहीं बताओ। तो कल मुझे पता नहीं, वो आदमी आ रहे थे, जाके देखे जा रहे थे, एक आदमी को 4-4 हजार रुपए एक आदमी को 4-4 हजार रुपए दिए, 16 हजार रुपए। गरीब उसको देख के दया आ रही थी। मैंने कहा ये 4 यूनिट है, आपको कोई भी पैसे मांग रहे हैं, आप ये नंबर है, मुझे फोन करें, और आप आगे जाके आप पैसे देके खून मत खरीदिए। आपकी मजबूरी थी, मजबूरी में आपने खून खरीद लिया, जो हुआ सो हुआ, आप मत खरीदना। उस समय फिर बड़ा गर्व होता है कि कम से कम जो हमारा जो रक्तदान है सही है। बाकी लोग कुछ अफवाहें फैला देते हैं, खून बेच देते हैं, ब्लड बैंक वाले बेच देते हैं, तो ऐसी अफवाहों से भी बचें, क्योंकि हमने बीच में कैंप बंद कर दिया। 2010 में हमने सबसे पहला कैंप करवाया था, जब ये गवर्नमेंट की वैन नई आई थी, मोबाइल वैन, सबसे पहला कैंप करवाया था। बीच में हमने इसी भ्रांतियों की वजह से कुछ समय के लिए हमने बंद कर दिए थे ब्लड डोनेशन कैंप्स।
कि शायद ब्लड बैंक वाले भी मिले हुए हैं, वो लोगों की बातों में आ जाता है ना, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम पता चलता है कि यार ऐसे ऐसे चलता है तो विश्वास आता है। तो हमें और जागरूकता बढ़ानी है। एक जागरूकता कार्यक्रम था आज, मैं उम्मीद करता हूँ हमने बहुत कुछ सीखा है, और जितना धन्यवाद हम करें आप पूरी टीम का, वैश्विक टीम का, उतना कम है। आप हमेशा समर्पित भाव से तत्पर रहते हैं, और आज का जो आपका डेडिकेशन देखा वो हमेशा मोटिवेट करेगा, और आगे भी आपकी सेवाएं हम देते रहेंगे। कोशिश करेंगे अगले संडे हम जो आपने सुझाव दिया है 14 जून जो है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे होता है जी, तो क्यों ना उसके पहले 4-5 अपन एक ग्रुपिंग के कर लें, 3 महीने बाकी हैं जी, हर 15 दिन में भी एक करें, और एक से 300-400 का भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उन्हीं का लेके 14 जून को एक ऐसा इतिहास बनाया उदयपुर में जो आज तक नहीं हुआ। जी बिल्कुल, अभी टाइम भी पूरा है, 3 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड है अपने पास, बिल्कुल, अच्छी तैयारी हो सकती है। बिल्कुल, अच्छा सुझाव दिया आपने। 14 जून, फिर 1 अक्टूबर अपना इंडिया का ब्लड डोनेशन डे होता है जी, ये जून हो गया 14 जून, उसी मुहिम को और आगे चलाते रहेंगे ब्लड ग्रुप वाले को, एंड अक्टूबर में वापस एक बड़ा जी जी, जरूर जरूर सर, इस पे और अपन मंथन करेंगे। मैं सुन रहा हूँ अगले संडे को एक बार हम इमीडिएटली ब्लड ग्रुप टेस्टिंग वाला एक बार थोड़ा शब्दों द्वारा मैं आप सबका जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है, लेकिन फिर भी मैं हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष मुकेश जी शर्मा और सेवा उदयपुर के सबसे मजबूत स्तंभ आपको अनुरोध करता हूं कि आप आभार प्रकट करें। लेकिन और भी सेवा उदयपुर के सदस्य और अन्य कोई यदि अपने विचार प्रकट करना चाह रहा है तो आप भी बता रहे, क्योंकि एक अनप्लान प्रोग्राम था, हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं की, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं बनाई हमने कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम हम पॉइंट टू पॉइंट या मिनट टू मिनट चलेंगे। तो किसी का और हो, हालांकि बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी के मन में ऐसी चीज हो जो बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए जागरूकता के लिए, तो आप जरूर आगे आए। मुकेश, आभार, धन्यवाद ये शब्द बहुत छोटे हैं, क्योंकि आज के इस व्यस्त समय में से समय निकाल के ऐसे कार्य के लिए जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलना, जिसका कोई आपको मूल्य नहीं मिलना, उसके लिए समय निकाल के रहना, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब शर्मा साहब, डॉक्टर साहब आप, सहदेव जी सर, पूरी सेवा उदयपुर की टीम, राहुल जी जिन्होंने मुझे आगे चल के बोला है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी रक्त सेवक ग्रुप से हैं और काफ़ी कार्य करते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से शायद मानवता जिंदा है या मानवता की पहचान है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर कभी मौका मिला तो जरूर मिलना होगा और आपकी सेवा ही ली जाएगी। धन्यवाद।